नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साहित्य सागर में, जहां हम लेकर आते हैं हिंदी साहित्य की सबसे अनमोल रचनाओं का भावपूर्ण वाचन। आइए सुनते हैं प्रेमाश्रम के ये विचारोत्तेजक और संवेदनशील अध्याय 26 से 30। जिस समय ज्ञान शंकर की अपील खारिज हुई, लखनपुर के लोगों पर विपत्ति की घटा छाई हुई थी। कितने ही घर प्लेग से उजड़ गए, कई घरों में आग लग गई, कई चोरियां हुई, उन पर दैविक घटना अलग हुई। कभी आंधी आती, कभी पानी बरसता, फाल्गुन के महीने में एक दिन ओले पड़ गए, सारी खेती नष्ट हो गई, एक कोई सहारा न था। बिसेसर साहब ने भी जमींदार के मुकाबले में सहायता देने से पहले ही निकल चुके। अब सुखू चौधरी के सिवा और कोई न था जो अपील की पैरवी कर सकता था। लोग भाग्य भरोसा किए बैठे थे। किसी की दशा में प्रेम शंकर के भेजे हुए रुपयों ने बड़ा काम किया। मुर्दे जाग पड़े। कादिर खान दिल प्रतिजन होकर उठ खड़ा हुआ और जी तोड़कर मुकदमे की पैरवी करने लगा। लेकिन किसानों की नैतिक विजय वास्तविक पराजय से एक मन थी। ज्ञान शंकर असामियों को इस दुस्साहस का दंड देने के लिए उधार खाए बैठे थे। अभी गांव के लोग झोपड़ी में ही थे कि गौस खां अपने तीनों चपरासियों के लिए हुआ झोपड़े में आग लगवा दी। बाग की भूमि जमींदार की थी। असामियों को वहां झोपड़े बनवाने का कोई अधिकार न था। चपरासियों में दो बिल्कुल निये थे, फैज और करतार। दोनों लकड़ी चलाने में कुशल थे, कई बार सजा पाए हुए। उनके हृदय में दया और शील का नाम न था। पुराने आदमियों में केवल बिंदा महाराज अपनी कुटिल नीति की बदौलत रह गए थे। अभी तक ताउन की ज्वाला शांत न हुई थी कि लोगों को विवश होकर बस्ती में आना पड़ा, जिसका फल यह हुआ कि दूसरे ही दिन ठाकुर डपत सिंह प्लेग के झोंके में आ गए और कल्लू अहीर मरते मरते बच गया। जितनी आरजू मिन्नत हो सकती थी वह सब्र की गई, लेकिन अत्याचारियों पर कुछ असर न हुआ। छपट तो मर जाने के लिए तैयार हुआ, लट चलाकर बोला, गौस को आज जीता न छोड़ूंगा। अब क्या भय है? लेकिन कादिर खां उसके पैरों पर गिर पड़ा और समझा बुझाकर घर लौट आया। लखनपुर में एक बहुत बड़ा तालाब था। गांव भर के पशु उसमें पानी पीते थे। नहाने धोने का काम भी उससे चलता था। जून का महीना था। कुओं का पानी पाताल तक चला गया। आसपास के सगड़े और तालाब सूख गए थे। केवल इसी बड़े तालाब में पानी रह गया था। ठीक उसी समय गौस खां ने उस तालाब का पानी रोक दिया। दो चपरासी किनारे आकर डट गए और पशुओं को मार मार कर भगाने लगे। गांव वालों ने सुना तो चकराए कि आश्चर्य जमींदार तालाब का पानी भी बंद कर देगा। यह तालाब सारे गांव का जीवन स्रोत था। लोगों को कभी स्वप्न में भी अनुमान न हुआ था कि जमींदार इतनी जबरदस्ती कर सकता। उसका चिरकाल से इस पर अधिकार था, पर आज उन्हें ज्ञात हुआ कि इस जल पर हमारा स्वत्व नहीं है। यह जमींदार की कृपा थी कि वह इतने दिनों तक चुप रहा। किंतु चिरकालीन कृपा भी स्वत्व का रूप धारण कर लेती है। गांव के लोग तुरंत तालाब के तट पर जमा हो गए और चपरासियों से वाद विवाद करने लगे। कादिर खान ने देखा बात बढ़ा चाहती है तो वहां से हट जाना उचित समझा। जानते थे कि मेरे पीछे और लोग टल जाएंगे। किंतु दो ही चार पग चले थे कि सहसा सुखू चौधरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, कहां जाते हो कादिर भैया? जब तक यहां कोई निपटारा न हो जाए तुम जाने न पाओगे। जब जाबेजा हर एक मामले में इसी तरह दबना है तो गांव से सरगना काहे को बनते हो? कादिर खां, तो क्या कहते हो, लाठी चलाऊं? सुखू, और लाठी है किस दिन के लिए? कादिर, किसके बूते पर लाठी चलेगी? गांव में रह कौन गया है? अल्लाह ने पट्ठों को चुन लिया। सुखू, पट्ठे नहीं है ना सही, बूढ़े तो हैं। हम लोग की जिंदगानी किस रोज काम आएगी? गौस खां को जब मालूम हुआ कि गांव के लोग तालाब के तट पर जमा हैं, तो वह भी लपके हुए आ पहुंचे और गर्ज कर बोले, खबरदार, कोई तालाब की तरफ कदम न रखे। सुखू आगे बढ़ आए और कड़क कर बोले, किसकी मजाल है जो तालाब का पानी रोके? हम और हमारे पुरखा इसी से अपना निस्तार करते चले आ रहे हैं। जमींदार नहीं ब्रह्मा आकर कहे तब भी इसे न छोड़ेंगे, चाहे इसके पीछे सरबस लुट जाए। गौस खां ने सुखू चौधरी को विस्मित नेत्रों से देखा और कहा, चौधरी, क्या इस मौके पर तुम भी दगा दोगे? होश में आओ। सुखू, तो क्या आप चाहते हैं कि जमींदारी की खातिर अपने हाथ कटवा लूं, पैरों में कुल्हाड़ी मार लूं? खैरख्वाही के पीछे अपना हक नहीं छोड़ सकता। करतार चपरासी ने हंसी करते हुए कहा, अरे तुमका का परी है को आगे पीछे? 4 दिन में हाथ पसारे चले जाए हो, ईताल तुमरे संग न जाई। वृद्धाजन मृत्यु का व्यंग नहीं सह सकते। सुखू एंट कर बोले, क्या ठीक है कि हम ही पहले चले जाएंगे? कौन जाने हमसे पहले तुम ही चले जाओ। जो हो हम तो चले जाएंगे, पर गांव तो हमारे साथ न चला जाएगा। गौस खां, हमारे सलूकों का यही बदला है। सुखू, आपने हमारे साथ सलूक किए हैं तो हमने भी आपके साथ सुलग किए हैं, और फिर कोई सलूक के पीछे अपने हक पद को नहीं छोड़ सकता। फैजू, तो फौजदारी करने का अरमान है? सुखू,
तो फौजदारी क्यों करे? क्या हाकिम का राज नहीं है? जब हाकिम न सुनेगा तो जो तुम्हारे मन में है वह भी हो जाएगा। यह कहकर सुखू ताल के किनारे से चले आए और उसी वक्त बैलगाड़ी पर बैठकर अदालत चले। दूसरे दिन दावा दायर हो गया। लाला मौजीलाल पटवारी की साक्षी पर हार जीत निर्भर थी। उनकी गवाही गांव वालों के अनुकूल हुई। गौस खान ने उसे फोड़ने में कोई कसर न उठा रखी, यहां तक कि मार पीट की भी धमकी दी। पर मौजीलाल का इकलौता बेटा इसी ताउन में मर चुका था। इसे वह अपने पूर्व संचित पापों का फल समझते थे। सन्मार्ग से विचलित न हुए। बेलाग साक्षी दी। सुखू चौधरी की डिग्री हो गई और यद्यपि उनके कई 100 रुपये खर्च हुए, पर गांव में उनकी खोई प्रतिष्ठा फिर जम गई, धाक बैठ गई। सारा गांव उनका भक्त हो गया। इस विजय का आनंदोत्सव मनाया गया। सत्यनारायण की कथा हुई, ब्राह्मणों का भोज हुआ और तालाब के चारों ओर पक्के घाट कीनी में पड़ गए। गौस खा के भी सैकड़ों रुपये खर्च हो गए। ये कांटे उन्होंने जान शंकर से बिना पूछे ही बोए, इसलिए इस काफल भी उन्हीं को खाना पड़ा। हराम का धन हराम की भेंट हो गया। गौस खां यह चोट खाकर बौखला उठे। सुखू चौधरी उनकी आंखों में की तरह खटकने लगे। दयाशंकर इस हल्के से बदल गए थे। उनकी जगह पर नूर आलम के एक दूसरे महाशय नियुक्त हुए। गौस खां ने इनके राह रस्म पैदा करना शुरू किया। दोनों आदमियों में मित्रता होगी और लखनपुर पर नई विपत्तियों का आक्रमण होने लगा। वर्षा के दिन थे। किसानों को ज्वार और बाजरे की रखवाली से दम मारने का अवकाशन मिलता। जिधर ध्वनि आती थी, कोई ढोल बजाता था, कोई ठीन के पीपे पीता था। दिन को तो तोतों के झुंड टूटते थे, रात को गीदड़ के गोल। उस पर धान की क्यारियों में पौधे बिठाने पड़ते थे। पहर रात रहे ताल में जाते और पहर रात के आते थे। मच्छरों के डंक से लोगों की देह में छाले पड़ जाते थे। किसी का घर गिरता था, किसी के खेत में मेरे कटी जाती थी। जीवन संग्राम की दोहाई मची हुई थी। इसी समय दारोगा नूर आलम ने गांव में छापा मारा। सुखू चौधरी ने कभी कोकीन का सेवन नहीं किया था, उसकी सूरत नहीं देखी थी, उसका नाम नहीं सुना था, लेकिन उनके घर में 1 तोला कोकीन बरामद हुई। फिर क्या था, मुकदमा तैयार हो गया। माल के निकलने की देर थी। हिरासत में आ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि मैं बरी न हो सकूंगा। उन्होंने स्वयं कई आदमियों को इसी भांति सजा दिलाई थी। हिरासत में आने के एक क्षण पहले वह घर से गए और एक हाड़ी लिए हुए आए। गांव के सब आदमी जमा थे। उनसे बोले, भाइयों राम राम, अब तुमसे विदा होता हूं। कौन जाने फिर भेंट हो या ना हो। बूढ़े आदमी की जिंदगानी का क्या भरोसा, ऐसे ही भाग होंगे तो भेंट होगी। इस हाड़ी में 5000 रुपये है, ये कादिर भाई को सौंपता हूं। तालाब का घाट बनवा देना। जिन लोगों को पर मेरा जो कुछ आता है वह सब छोड़ता हूं। ये देखो, सब कागज पत्र अब तुम्हारे सामने फाड़े डालता हूं। मेरा किसी के यहां कुछ बाकी नहीं। सब भर पाया। दरोगा जी वहीं उपस्थित थे। रुपयों की हांडी देखते ही लाड टपक पड़ी। सुखू को बुलाकर कान में कहा, कैसे अहमक हो कि इतने रुपये रखकर भी बचने की फिक्र नहीं करते। सुखू, अब बचकर क्या करना है? क्या कोई रोने वाला बैठा है? नूर आलम, तुम इस गुमान में होगे कि हाकिम को तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस आ जाएगी और वह तुमको बरी कर देगा। मगर इस धोखे में न रहना। यह डटकर रिपोर्ट लिखूंगा और ऐसी मोतबिर शहादत पेश करूंगा कि कोई बैरिस्टर भी जबान न खोल सकेगा। मैं दयाशंकर नहीं हूं, मेरा नाम नूर आलम है। चाहूं तो एक बार खुदा को भी फंसा दूं। सुखू ने फिर उदासीन भाव से कहा, आप जो चाहें करें। अब जिंदगी में कौन सा सुख है कि किसी का ठेंगा सिर पर लूं। गौस खां का दया स्रोत्र उबल पड़ा। फैजू और करतार भी बुलबुला उठे और बिंदा महाराज तो हांडी की ओर टकटकी लगाए ताक रहे थे। सबने अलग अलग और फिर मिलकर सुखू को समझाया, लेकिन वह टस से मस न हुए। अंत में लोगों ने कादिर को घेरा। नूर आलम ने उन्हें अलग से जाकर कहा, खान साहब, इस बूढ़े को जरा समझाओ, क्यों जान देने पर तुला हुआ है। 2 साल से कम की सजा न होगी। अभी मामला मेरे हाथ में है। सब कुछ हो सकता है। हाथ से निकल गया तो कुछ ना होगा। मुझे उसके बुढ़ापे पर तरस आता है। गौस खां बोले, हां, इस वक्त इस पर रहम करना चाहिए। अब की ताऊ ने बेचारे का सत्यानाश कर दिया। कादिर खां जाकर सुखू को समझाने लगे। बदनामी का भय दिखाया, कारावास की कठिनाइयां बयान की, किंतु सुखू जरा भी न पसीजा। जब कादिर खां ने बहुत आग्रह किया और गांव के सब लोग एक स्वर से समझाने लगे तो सुखू उदासीन भाव से बोला, तुम लोग मुझे क्या समझाते हो? मैं कोई नादान बालक नहीं हूं। कादिर खां से मेरी उम्र 2 ही 4 दिन कम होगी। इतनी बड़ी जिंदगानी अपने बंधुओं को बुरा करने में कट गई। मेरे दादा मरे तो घर में भूनी भांग तक न थी। कारिंदों से मिलकर मैं आज गांव का मुखिया बन बैठा हूं।
चार आदमी मुझे जानते हैं और मेरा आदर करते हैं, पर अब आंखों के सामने से पर्दा हट गया। उन कर्मों का फल कौन भोगेगा? भोगना तो मुझी को है, चाहे यहां भोगूं चाहे नरक में। यह सारी हाड़ी मेरे पापों से भरी हुई है। इसी ने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। कोई एक चुल्लू पानी देने वाला न रहा। यह पाप की कमाई पुण्य कार्य में लग जाए तो अच्छा है। घाट बनवा देना, अगर कुछ और लगे तो अपने पास से लगा देना। मैं जीता बचा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। दूसरे दिन सुखू का चालान हुआ। फैजू और करतार ने पुलिस की ओर से साक्षी दी गया था। कई हजार रुपयों का घर से निकलना पुष्टिकारक प्रमाण हो गया। कोई वकील ही न था। पूरे 2 साल की सजा हो गई। निरपराध निर्दोष सुखू गौस खां के वैमनस्य और ईर्ष्या का लक्ष्य बन गया। सारा गालकान के खारिज होने में लोगों ने समझा था कि अब किसी बात की चिंता न रही, मानो ईश्वर ने अभय प्रदान कर दिया। पर अत्याचार के न्याय ठंडे देकर सबके प्राण सूख गए। जब सुखुदरी जैसा शक्तिशाली मनुष्य दम के दम में तबाह हो गया तो दूसरों का कहना ही क्या। किंतु गौस खां को अब भी संतोष न हुआ। उनकी इलाज के सारा गांव मेरा गुलाम हो जाए, मेरे इशारे पर नाचे, अभी तक पूरी न हुई थी। मौरूसी काश्तकारों में अभी तक कई आदमी बचे हुए थे। कादिर खां अब भी था। बलराज और मनोहर अब भी आंखों में खटकते थे। ये सब इस बाग के कांटे थे। उन्हें निकाले बिना सैर करने का आनंद कहां। लखनपुर शहर से 10 मील की दूरी पर था। हाकिम लोग आते और जाते यहां जरूर ठहरते। अगहन काम ही ना लगा ही था कि पुलिस के एक बड़े अफसर का लश्कर आ पहुंचा। तहसीलदार स्वयं सत्ता प्रबंध करने के लिए चपरासियों की एक फौज साथ थी। लश्कर में 100-125 आदमी थे। गांव के लोगों ने हेजमगढ़ देखा तो समझा कि कुशल नहीं है। मनोहर ने बलराज को ससुराल भेज दिया और सुराल वालों को कहला भेजा कि इसे 4-5 दिन आने देना। लोग अपनी लकड़ियां और भूसा उठा उठाकर घरों में रखने लगे। लेकिन बोवनी के दिन इतनी फुर्सत किसे थी? प्रातःकाल बिसेसर शाह की दुकान खोल ही रहे थे कि अर्दली के 10-12 चपरासी दुकान पर आ पहुंचे। बिसेसर ने आटे दाल के बोरे खोल दिए जिनसे तौली जाने लगी। दोपहर तक यही तांता लगा रहा। घी के कनस्तर खाली हो गए। 3 पड़ाव के लिए जो सामग्री एकत्र की थी अभी समाप्त होगी। बिसेसर के होश उंडी दौड़ाए। बेगार की समस्या इससे कठिन थी। 5 बड़े बड़े घोड़ों के लिए हरी चीलना सहज नहीं था। गांव के सब चमार इस काम में लगा दिए गई। नोनी पानी भरे थे। 4 आदमी नित्य सरकारी डाक लेने के लिए सदर दौड़ाए जाते थे। घरों को कर्मचारियों की खिदमत से सिर उठाने की फुर्सत न थी। इसलिए जब 2 बजे साहब ने हुक्म दिया कि मैदान में घास छीलकर टेनिस कोर्ट तैयार किया जाए तो वे लोग भकड़े गए जो अब तक अपनी वृद्धावस्था याते सम्मान के कारण बचे हुए। चपरासियों ने पहले दुखन भगत को पकड़ा। भगत ने चौंका, क्यों, मुझसे क्या काम है? चपरासी ने कहा, चलो लश्कर में घास छीलनी है। भगत घास चमार छीलते हैं, यह हमारा काम नहीं है। इस पर चपरासी ने उनकी गर्दन पकड़कर आगे धकेला और कहा, चलते हो या यहां कानून बघारते हो? अरे तो ऐसा क्या अंधेर है, अभी ठाकुर जी का भोग तक नहीं लगा। चपरासी, एक दिन में ठाकुर जी भूखों न मर जाएंगे। भगत ने वाद विवाद करना उचित न समझा। सिपाहियों के बीच से निकल गए और भीतर जाकर किवाड़ बंद कर दिए। सिपाहियों ने धड़ाधड़ किवाड़ पीटना शुरू किया। एक सिपाही ने कहा, लगा दें आग, वहीं भुन जाए। दुखरन ने भीतर से कहा, बैठो, भोग लगाकर आ रहा हूं। चपरासियों ने खपरेल फोड़ने शुरू किए। इतने में कई चपरासी कादिर खां आदि को साथ लिए आ पहुंचे। जपत सिंह ही पहर रात रहे घर से गायब हो गए थे। कादिर ने कहा, भगत घर में क्यों घुसे बैठे हो, चलो हम लोग भी चलते हैं। भगत ने द्वार खोला और बाहर निकल आए। कादिर हंसकर बोले, आज हमारी तुम्हारी बाजी है, देखे कौन ज्यादा घास छीलता है। भगत ने कुछ उत्तर न दिया। सब लश्कर के मैदान में आए और घास छीलने लगे। मनोहर ने कहा, खां साहब के कारण हम भी चमार हो गए। दुखरन, भगवान की इच्छा, जो कभी ने किया वह आज करना पड़ा। कादिर, जमींदार के असामी नहीं हो, खेत नहीं जोतते हो। मनोहर, खेत जोतते हैं तो उसका लगान नहीं देते हैं, कोई भकुआ एक पैसा भी तो नहीं छोड़ता। कादिर, इन बातों में क्या रखा है, गुड़ खाया है तो कान छिदाने पड़ेंगे, कुछ और बातचीत करो। कल्लू, अब की तुम ससुराल में बहुत दिन तक रहे, क्या क्या मार लाए? कल्लू, मार लाया, ये कहो जान लेकर आ गया। यहां से चला तो कुल 3.5 रुपए पास थे। 1 रुपए की मिठाई ली, 8 आने रेल का किराया दिया, 2 रुपए पास रख लिए। वहां पहुंचते ही बड़े साले ने अपना लड़का लाकर मेरी गोद में रख दिया। बिना कुछ दिए उसे गोद में कैसे लेता? कमर से 1 रुपया निकालकर उसके हाथ में रख दिया। रात को गांव भर की औरतों ने जमा होकर गाली गाई। उन्हें भी कुछ नेक दस्तूर मिलना ही चाहिए था। 1 ही रुपये की पूंजी थी, वह उनकी भेंट की, न दे तो नाम हंसाई होती। मैंने समझा
यहां रुपयों का काम ही क्या है और चलती बेर कुछ न कुछ विदाई मिल ही जाएगी। 8 दिन चैन से रहा। जब चलने लगा तो सामने एक मटका खांड, एक टोकरी ज्वार की बाल और एक थैली में कुछ खटाई भर कर दी। पहुंचाने के लिए एक आदमी साथ कर दिया। बस विदाई हो गई। अब बड़ी चिंता हुई कि घर तक कैसे पहुंचूंगा, जान पहचान मांगूं किससे। उस आदमी के साथ स्टेशन तक आया। इतना बोझ लेकर पैदल घर तक आना कठिन था। बहुत सोचते समझते सूझी कि चलकर ज्वार की बाल कहीं बेच दूं, 8 आने भी मिल जाएंगे तो काम चल जाएगा। बाजार में आकर एक दुकानदार से पूछा, बालें लोगे? उसने दाम पूछा। मेरे मुंह से निकला, दाम तो मैं नहीं जानता, 8 आने दो, ले लो। बनिए ने समझा चोरी का माल है। थैला पटका, बालें रखवा ली और कहा चुपके से चले जाओ, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर थाने भिजवा दूंगा। तो भैया क्या करता? सब कुछ वहीं छोड़कर भागा। दिन भर का भूखा प्यासा पहर रात घर आया। कान पकड़े कि अब ससुराल न जाऊंगा। कादिर, तुम तो सस्ते ही छूट गए। एक बेर मैं भी ससुराल गया था। जवानी की उम्र थी। दिन भर धूप में चला तो रतौंधी हो गई, मगर लाज के मारे किसी से कहा तक नहीं। खाना तैयार हुआ तो साली दालान में बुलाकर भीतर चली गई। दालान में अंधेरा था। मैं उठा तो कुछ सूझा ही नहीं कि किधर जाऊं। न किसी को पुकारते बने, न बुझते इधर उधर टोलने लगा। वही एक कोने मेरा बधा हुआ था। मैं उसके ऊपर जा पहुंचा। वह मेरे पैर के नीचे से पटक कर ऊपर उठा और मुझे एक एहसास ही मारा कि मैं दूर जा गिरा। यह धमाका सुनते वही साली दौड़ी हुई आई और अंदर ले गई। आंगन में मेरे गमे 2-3 बिरादर बैठे हुए था, पर सूझतान था क्या करूं। सामने खाना रखा था। इतने में मेरी सास करे छड़े पहने छन छन करती हुई दाल भी में गिराने आई। मैंने छन की आवाज सुनी तो घूमे खड़े हो गए। अभी तक घुटों में दर्द हो रहा, समझा कि शायद मेरा छूट गया। खड़ा होकर लगा पैंतरे बदलने। सास को भी एक घूंसाल गया। घी की प्याली उनके हाथ से छूट पड़ी। लोगों ने दौड़कर मुझे पकड़ा और पूछने लगे, क्या हुआ क्या हुआ? शर्म के मारे मेरी जबान बंद हो गई, कुछ बोली ही न निकली। साला दौड़ा हुआ गया और एक मौलवी को लिवा आया। मौलवी ने देखते ही कहा, इस पर सईद मर्द सवार है। दुआ ताबीज होने लगी। घर में किसी ने खाना न खाया। सास और ससुर मेरे सिरहाने बैठे बड़ी देर तक रोते रहे और मुझे बार बार हंसी आए। कितना ही रोकूं हंसी न रुके। बारे मुझे नींद आ गई। भोरे उठकर मैंने किसी से कुछ न पूछा न ताछा, सीधे घर की राह ली। दुखड़न भगत, अपनी ससुराल की बात तुम भी कहो। दुखड़न, मुझे इस बखत मस्करी नहीं सूझती। यही जी चाहता है कि सिर पटक कर मर जाऊं। मनोहर, कादिर भैया आज बलराज होता तो खून खराबी हो जाती, उससे यह दुर्गत न देखी जाती। कादिर, फिर वो दुखड़ा ले बैठे। अरे जो अल्लाह को यही मंजूर होता कि हम लोग इज्जत आबरू से रहे तो काश्तकार क्यों बनाता, जमींदार न बनाता, चपरासी न बनाता, थाने का कांस्टेबल न बनाता कि बैठे बैठे दू पर हुक्म चलाया करते। नहीं तो यह हाल है कि अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, फिर भी जिसे देखो धौंस जमाया करता है। सभी की गुलामी करनी पड़ती है। क्या जमींदार, क्या सरकार, क्या हाकिम, सभी की निगाह हमारे ऊपर टेढ़ी है और शायद अल्लाह भी नाराज है। नहीं तो क्या हम आदमी नहीं हैं कि कोई हमसे बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन रोकर क्या करे? कौन सुनता है, कौन देखता है? खुदा ताला ने आंखें बंद कर ली। जो कोई भला मानुष दर बुझाकर हमारे पीछे खड़ा भी हो जाता है तो बेचारे की जान भी आफत में फंस जाती है। उसे तंग करने के लिए, फंसाने के लिए तरह तरह के कानून कर लिए जाते हैं। देखते तो हो बलराज के अखबार में कैसी कैसी बातें लिखी रहती हैं। यह सब अपनी तकदीर की खूबी है। यह कहते कहते कादिर खां रो पड़े। वह हृदय ताप जिसे वह हास्य और प्रमोद से दबाना चाहते थे प्रज्वलित हो उठा। मनोहर ने देखा तो उसकी आंखें रक्तपूर्ण हो गईं, पद्दलित अभिमान की मूर्ति की तरह। चारों में से कोई न बोला। सबके सब सिर झुकाए चुपचाप घास छीलते रहे, यहां तक कि तीसरा पहर हो गया। सारा मैदान साफ हो गया। सबने खुरपियां रख दी और कमर सीधी करने के लिए जरा लेट गए। बेचारे समझते थे कि गला छूट गया, लेकिन इतने में तहसीलदार साहब ने आकर हुक्म दिया, गोबर लाकर इसे लीप दो, खूब चिकना कर दो, कोई कंकड़ पत्थर न रहने पाए। कहाँ है नाजिर जी? इन सबको डोल रस्सी दिलवा दीजिए। नाजिर जी ने तुरंत डोल और रस्सी मंगाकर रख दी। कादिर खान ने डोल उठाया और कुएं की तरफ चले, लेकिन दुखरन भगत ने घर का रास्ता लिया। तहसीलदार ने पूछा, इधर कहाँ? दुखरन ने उद्दंडता से कहा, घर जा रहा हूं। तहसीलदार, और लिपेगा कौन? दुखरन, जिसे गर्ज होगी वह लिपेगा। तहसीलदार, इतने जूते पड़ेंगे कि दिमाग की गर्मी उतर जाएगी। दुखरन, आपका अख्तियार है, जूते मारिए चाहे फांसी दीजिए, लेकिन लीप नहीं सकता। कादिर, भगत, तुम कुछ न करना, जाओ बैठे ही रहना।
तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर दूंगा दुखरन, मैं तो अब जूते खाऊंगा, जो कसर है वह भी पूरी हो जाए। तहसीलदार, इस पर शामत सवार है कोई चपरासी, जरा लगाओ तो बदमाश को 50 जूते, मिजाज ठंडा हो जाए। यह हुक्म पाते ही एक चपरासी ने लपक कर भगत को इतने जोर से धक्का दिया कि वह जमीन पर गिर पड़े और जूते लगाने लगा। भगत जड़वत भूमि पर पड़ रहे, संजय शून्य हो गए। उनके चेहरे पर क्रोध या ग्लानि का चिन्ह भी न था। उनके मुख से हाय तक नक निकलती थी। दीनता ने समस्त चैतन्य शक्तियों का हनन कर दिया था। कादिर खां कुएं पर से दौड़े हुए आए और उस निर्दय चपरासी के सामने सिर झुककर बोले, शेख जी, इनके बदले मुझे जितना चाहिए मार लीजिए, अब बहुत हो गया। चपरासी ने धक्का देकर कादिर खां को ढकेल दिया और फिर जूता उठाया कि अकस्मात सामने से एक इक्के पर प्रेम शंकर और डपत सिंह आते दिखाई दिए। प्रेम शंकर पर हृदय विदारक दृश्य देखने ही इक्के से कूद पड़े और दौड़े हुए चपरासी के पास आकर बोले, खबरदार जो फिर हाथ चलाया। चपरासी सकते में आ गया। कल्लू मनोहर सब डोल रस्सी छोड़ छाड़ कर दौड़े और उन्हें सलाम कर खड़े हो गए। प्रेमशंकर के चारों ओर एक जमघट सा हो गया। तहसीलदार ने कठोर स्वर में पूछा, आप कौन हैं? आपको सरकारी काम में मुदाखिलत करने का क्या मजाल है? प्रेमशंकर, मुझे नहीं मालूम था कि गरीबों को जूते लगवाना भी सरकारी काम है। इसने क्या खता की थी जिसके लिए आपने ये सजा तजवीज की? तहसीलदार, सरकारी हुक्म की तामील से इनकार किया। इससे कहा गया था कि इस मैदान को गोबर से लीप दे, पर इसने बदजबानी की। प्रेम, आपको मालूम नहीं था कि यह ऊंची जाति का काश्तकार है? जमीन लीपना या कूड़ा फेंकना इनका काम नहीं है। तहसीलदार, जूते की मार सब कुछ करा लेती है। प्रेमशंकर का रक्त खौल उठा, पर जब्त से काम लेकर बोले, आप जैसे जिम्मेदार ओहदेदार की जबान से यह बात सुनकर सख्त अफसोस होता है। मनोहर आगे बढ़कर बोला, सरकार, आज जैसी दुर्गति हुई है वह हम जानते हैं। एक चमार बोला, दिन भर घास छीला, अब कोई पैसा ही नहीं देता, घंटों से चिल्ला रहे हैं। तहसीलदार ने क्रोधोन्मत्त होकर कहा, आप यहां से चले जाए, वरना आपके हक में अच्छा ना होगा। नाजिर जी, आप मुंह क्या देख रहे हैं? चपरासियों से कहिए इन चमारों की अच्छी तरह खबर लें, यही इनकी मजदूरी है। चपरासियों ने बेगारों को घेरना शुरू किया। कांस्टेबलों ने भी बंदूकों के कुंदे चलाने शुरू किए। कई आदमियों को छोड़ आ गई। प्रेमशंकर ने जोर से कहा, तहसीलदार साहब, मैं आपसे मिन्नत करता हूं कि चपरासियों को मारपीट करने से मना कर दें, वरना इन गरीबों का खून हो जाएगा। तहसीलदार, आपके ही इशारों से इन बदमाशों ने सरकशी अख्तियार की है, इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं समझ गया आप किसी किसान सभा से ताल्लुक रखते हैं। प्रेमशंकर ने देखा तो लखनपुर वालों के चेहरे रोष से विकृत हो रहे थे। प्रतिक्षण शंका होती थी कि इनमें से कोई प्रतिकार न कर बैठे। प्रतिक्षण समस्या जटिलतर होती जाती थी। तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों से मनुष्यता और दयालुता की अब कोई आशा न रही। तुरंत अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। गांव वालों की ओर रुक करके बोले, तहसीलदार साहब का हुक्म मानो, एक आदमी भी यहां से न जाए। आदमियों को मुहमांगी मजूरी दी जाएगी, इसकी कुछ चिंता मत करो। ये शब्द सुनते ही सारे आदमी ठिठक गए और विस्मित होकर प्रेमशंकर की ओर ताकने लगे। सरकारी कर्मचारियों को भी आश्चर्य हुआ। मनोहर और कुछ कुल्लू कुएं की तरफ चले। चमारों ने गोबर बटोरना शुरू किया। डपत सिंह भी मैदान से ईंट पत्थर उठा उठाकर फेंकने लगे। सारा काम ऐसी शांति से होने लगा मानो कुछ हुआ ही न था। केवल दुखरन भगत अपनी जगह से न हिले। प्रेमशंकर ने तहसीलदार से कहा, आपकी इजाजत हो तो यह आदमी अपने घर जाए, इसे बहुत चोट आ गई है। तहसीलदार ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, जा सकता है। भगत चुपके से उठे और धीरे धीरे घर की ओर चले। इधर दम के दम में आदमियों ने मैदान लीप पोत कर तैयार कर दिया। सब ऐसा दौड़ दौड़ कर उत्साह से काम कर रहे थे मानो उनके घर बारात आई हो। संध्या हो गई थी। प्रेमशंकर जमीन पर बैठे हुए विचारों में मग्न थे। कब तक गरीबों पर यह अन्याय होगा? कब उन्हें मनुष्य समझा जाएगा? हमारा शिक्षित समुदाय कब अपने दीन भाइयों की इज्जत करना सीखेगा? कब अपने स्वार्थ के लिए अपने अफसरों की नीच खुशामद करना छोड़ेगा? इतने में तहसीलदार साहब सामने आकर खड़े हो गए और विनय भाव से बोले, आपको यहां तकलीफ हो रही है, मेरे खेमे में तशरीफ ले चलिए। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना न था। गरीबों के साथ हमदर्दी देखकर आपकी तारीफ करने को जी चाहता है। आप बड़े खुशनसीब हैं कि खुदा ने आपको ऐसा दर्दमंद दिल अता फरमाया है। हम बदनसीबों की जिंदगी तो अपनी तनपरवरी में ही गुजरती है। क्या करूं? अगर अभी साफ कह दूं कि बेगार में मजदूर नहीं मिलते तो नालायक समझा जाऊं।
आंखों से देखता हूं कि मजदूरों को 8 आने रोज मिलते हैं, पर इन साहब बहादुर से इतनी मजूरी मांगूं तो ये हरगिज न देंगे। सरकार ने कायदे बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन ये हुक्काम उनकी परवाह ही नहीं करते। कम से कम के मिट्टी के बर्तन उठे होंगे, लकड़ी भूसा पुआल सैकड़ों मन खर्च हो गए, कौन इनकी कीमत देता है? अगर कायदे पर अमल करने लगूं तो एक लम्हे भर रहना दुश्वार हो जाए, और अकेला कर ही क्या सकता हूं। मेरे और भाई भी तो हैं, उनकी सख्तियां आप देखें तो दांतों तले उंगली दबा लें। खुदा ने जिसके घर में रूखी रोटियां भी दी हो वह कभी ये मुलाजमत न करे। आए बैठिए, आपको सैकड़ों दास्तानें सुनाऊं जिनमें तहसीलदारों को कायदे के मुताबिक अमल करने के लिए झन्नू में भेज दिया गया है। मेरे ऊपर खुद एक बार गुजर चुकी है। प्रेम शंकर को तहसीलदार से सहानुभूति होगी, समझ गए कि यह बेचारे विवश है। मन में लज्जित हुए कि मैंने अकारण ही इनसे अभिनय की, उनके साथ खेमे में चले गए। वहां बहुत देर तक बातें होती रहीं। तहसीलदार साहब बड़े साधु सजन निकले। अधिकार विषय घटनाएं समाप्त हो चुकी तो अपनी पारिवारिक कठिनाइयों का बयान करने लगे। उनके 3 पुत्र कॉलेज में पढ़ते थे। 2 लड़कियां विधवा हो गई थी, एक विधवा बहन, और उसके बच्चों का भार भी सिर पर था। 10 रुपये में बड़ी मुश्किल से गुजर होता था, अतः जहां अवसर और सुविधा देखते थे वहां रिश्वत लेने में उजर न था। उन्होंने ये वृत्तांत ऐसे सरल और नम्र भाव से कहा कि प्रेमशंकर को उनसे स्नेह सा हो गया। वहां से उठे तो 7 बज चुके थे। चौपाल की तरफ जाते हुए दुखरन भगत के द्वार पर पहुंचे तो एक विचित्र दृश्य देखा। गांव के कितने ही आदमी जमा थे और भगत उनके बीच में खड़े हाथ में शालिग्राम की मूर्ति लिए उन्मत्तों की भांति बहक बहक कर कह रहे थे, ये शालिग्राम है। अपने भक्तों पर बड़ी दया रखते हैं, सदा उनकी रक्षा किया करते हैं। इन्हें मोहन भोग बहुत अच्छा लगता है। कपूर और धूप की महक बहुत अच्छी लगती है। पूछो मैंने की कौन सेवा नहीं की। आप सत्तू खाता था, बच्चे चबे ना चबाते थे, इन मोहन भोग का भोग लगाता था। इनके लिए जाकर कोसों से फूल और तुलसी दल लाता था। अपने लिए तमाकू चाहे ना रहे, पर इनके लिए कपूर और धूप की फिक्र करता था। इनका भोग लगा के तब दूसरा काम करता था। घर में कोई मरता ही क्यों न हो, पर इनकी पूजा अर्चना किए बिना कभी न उठता था। कोई दिन ऐसा न हुआ कि ठाकुरदारे में जाकर चरणामृत न पिया हो, आरती न ली हो, रामायण का पाठन किया हो। ये भक्ति और श्रद्धा क्या इसलिए कि मुझ पर जूते पड़े, हक ना हक मारा जाऊं, चमार बनूं। धिक्कार मुझ पर जो फिर ऐसे ठाकुर का नाम लूं जो इन्हें अपने घर में रखूं और फिर इनकी पूजा करूं। हाँ, मुझे धिक्कार है। जानियों ने सच कहा है कि ये अपने भक्तों के बैरी हैं, उनका अपमान कराते हैं, उनकी जड़ें खोदते हैं और उससे प्रसन्न रहते हैं जो इनका अपमान करे। मैं अब तक भूला हुआ था। बोलो मनोहर, क्या कहते हो? इन्हें कुएं में फेंकूं या घूरे पर डाल दूं? इन पर रोज मनो कूड़ा पड़ा करे या राह में फेंक दूं जहां सवेरे से सांझ तक इन लातें पे पड़ती रहे? मनोहर, भया तुम जानकर अनजान बनते हो। वह संसार के मालिक है, उनकी महिमा अपरंपार है। कादिर, कौन जानता है उनकी क्या मर्जी है। बुराई से भलाई करते हैं। इतना मन छोटा करो। दुखरन, ये सब मन को समझाने का डकोसला है। कादिर मियां, ये पत्थर का डेला है, निरा मिट्टी का पिंडी। मैं अब तक भूल में पड़ा हुआ था। समझता था इसकी उपासना करने से मेरे लोक परलोक दोनों बन जाएंगे। आज आंखों के सामने वह पर्दा हट गया। यह निरा मिट्टी का डेला है। ये लो महाराज, जाओ जहां तुम्हारा जी चाहे, तुम्हारी यही पूजा है। 30 साल की भक्ति का तुमने मुझे जो बदला दिया है, मैं भी तुम्हें उसी का बदला देता हूं। यह कहकर भगत ने शालिग्राम की प्रतिमा को जोर से एक और फेंक दिया। न जाने कहां जाकर गिरी। फिर दौड़े हुए घर में गए, पिटारी लिए बाहर निकले। मनोहर लपका की पिटारी उनके हाथ से छीन लूं, लेकिन भगत ने उसे अपनी ओर आते देखकर फुर्ती से पिटारी खोली और उसे हवा में उछाल दी। सभी सामग्रियां इधर उधर फैल गईं। 30 वर्ष की धर्म निष्ठा और आत्मिक श्रद्धा नष्ट हो गई। धार्मिक विश्वास की दीवार हिल गई और उसकी ईंट बिखर गई। कितना हृदय विदारक दृश्य था। प्रेम शंकर का हृदय गदगद हो गया। भगवान, इस असभ्य शिक्षित और दरिद्र मनुष्य का इतना आत्माभिमान, इसे अपमान ने इतना मर्माहत कर दिया। कौन कहता है गंवारों में भावना निर्जीव हो जाती है? कितना दारुण आघात है जिसने भक्ति, विश्वास तथा आत्मगौरव को नष्ट कर डाला। प्रेमशंकर सब आदमियों के पीछे खड़े थे, किसी ने उन्हें नहीं देखा। वह वहीं से चौपाल चले गए। वहां पलंग बिछा तैयार था। डपट सिंह चौका लगाते थे, कल्लू पानी भर थे। उन्हें देखते ही गौस खान झुककर आदाब अर्ज बजा लाए और कुछ सकुचाते हुए बोले, हुजूर को तहसीलदार साहब के यहां बड़ी देर हो गई। प्रेमशंकर हाँ इधर उधर की बातें करने लगे। क्यों, यहां कहार नहीं है क्या? ये लोग क्यों पानी भर रहे हैं? उसे बुलाए, मुनासिब मजदूरी दी जाएगी।
गौस खां, हुजूर, कहार तो 4 घर थे लेकिन सब उजड़ गए। अब एक आदमी भी नहीं है। प्रेम शंकर, ये क्यों? गौस खां, अब हुजूर से क्या बतलाऊं हम ही लोगों की शरारत और जुल्म से। यहां हमेशा 3-4 चपरासी रहते हैं, एक एक के लिए एक एक खिदमतगार चाहिए, और मेरे लिए तो जितने खिदमतगार हों उतने थोड़े हैं। बेचारे सुबह से ही पकड़ लिए जाते थे, शाम को छुट्टी मिलती थी, कुछ खाने को पा गए, नहीं तो भूखे ही लौट जाते थे। आखिर सबके सब भाग खड़े हुए, कोई कलकत्ता गया, कोई रंगून, अपने बाल बच्चों को भी लेते गए। अब यह हाल है कि हाथों से बर्तन तक धोने पड़ते हैं। प्रेम शंकर, आप लोग इन गरीबों को इतना सताते क्यों हैं? अभी तहसीलदार साहब लश्कर वालों की सारी बेइंसाफियों का इल्जाम आपके ही सिर मढ़ रहे थे। गौस खां, हुजूर तो फरिश्ते हैं, लेकिन हमारे छोटे सरकार का ऐसा ही हुक्म है। आजकल खतों में बार बार ताकीद करते हैं कि गांव में एक भी दखलदार असामी न रहने पाए। हुजूर का नमक खाता हूं तो हुजूर के हुक्म की तामील करना मेरा फर्ज है, वरना खुदा ताला को क्या मुंह दिखलाऊंगा। इसीलिए मुझे इन बैक्सों पर सभी तरह की सख्तियां करनी पड़ती है। कहीं मुकदमे खड़े कर दिए, कहीं बेगार में फंसा दिया, कहीं आपस में लड़ा दिया। कानून का हुक्म है कि आदमियों को लगान देते ही पाई पाई की रसीद दी जाए, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को रसीद देता हूं जो जरा चालाक है, गवारों को यूं ही टाल देता हूं। छोटे सरकार का बकाया पर इतना जोर है कि पाई भी बाकी रहे तो नालिश कर दो। कितने ही असामी तो नालिश से तंग आकर निकल भागे। मेरे लिए तो जैसे छोटे सरकार है वैसे हुजूर भी हैं। आपसे क्या छिपाऊं? इस तरह की धांधलियों में हम लोगों का भी गुजर बसर हो जाता है, नहीं तो इस थोड़ी सी आमदनी से गुजर होना मुश्किल था। इतने में बिसेसर, मनोहर, कादिर खां आदि भी आ गए और आज का वृत्तांत कहने लगे। मनोहर दूध लाए, कल्लू ने दही पहुंचाया। सभी प्रेम शंकर के सेवा सत्कार में तत्पर थे। जब वह भोजन करके लेटे तो लोगों ने आपस में सलाह की कि बाबू साहब को रामायण सुनाई जाए। बिसेसर शाह अपने घर से डोल मजीरा लाए, कादिर ने डोल लिया। मजीरे बजने लगे और रामायण का गान होने लगा। प्रेमशंकर को हिंदी भाषा का अभ्यास न था और शायद ही कोई चौपाई उनकी समझ में आती थी, पर वह इन देहातियों के विशुद्ध धर्मानुराग का आनंद उठा रहे थे। कितने निष्कपट, सरल हृदय, साधु लोग हैं। इतने कष्ट झेलते हैं, इतना अपमान सहते हैं, लेकिन मनोमालिन्य का कहीं नाम नहीं। इस समय सभी आमोद के नशे में चूर हो रहे हैं। रामायण समाप्त हुई तो कल्लू बोला, कादिर चाचा, अब तुम्हारी कुछ हो जाए। कादिर ने बजाते हुए कहा, गा तो रहे हो क्या, इतनी जल्दी थक गए? मनोहर, नहीं भैया, अब वह अपनी कोई अच्छी सी चीज सुना दो। बहुत दिन हुए नहीं सुना, फिर न जाने कब बैठक हो। सरकार, ऐसा गायक इधर कई गांव में नहीं है। कादिर, मेरे गवारू गाने में सरकार को क्या मजा आएगा? प्रेमशंकर, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा गाना बड़े शौक से सुनूंगा। कादिर, गाते क्या है, रो लेते हैं, आपका हुक्म कैसे टाले? ये कहकर कादिर खान ने डोल का स्वर मिलाया और यह भजन गाने लगा। मैं अपने राम को रिझाऊं, जंगल जाऊं, नन बिरछा छेड़ू, नन कोई डार सताऊं, पात पात में है अविनाशी, वाही में दरस कराऊं। मैं अपने राम को रिझाऊं, ओख्त खाऊं न बूटी लाऊं, ना कोई बैद बुलाऊं, पूरन बैद मिले अविनाशी, ताही को नबज दिखाऊं। मैं अपने राम को रिझाऊं। कादिर के गले में यद्यपि लोच और माधुर्य न था, पर ताल और स्वर ठीक था। कादिर इस विद्या में चतुर था। प्रेमशंकर भजन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इसका एक एक शब्द भक्ति और उद्गार में डूबा हुआ था। व्यवसायी गायकों की नीरसता और शुष्कता की जगह अनुराग में भाव रस परिपूर्ण था। गाना समाप्त हुआ तो एक नकल की ठहरी। कल्लू इस कला में निपुण था। कादिर मियां राजा बने, कल्लू मंत्री बिसेसर शाह सेठ बन गए। टप्पर सिंह ने एक चादर ओढ़ ली और रानी बन बैठे। राजकुमार की कमी थी। लोग सोचने लगे कि यह भाग किसे दिया जाए। प्रेमशंकर ने हंसकर कहा, कोई हर्ज न हो तो मुझे राजकुमार बना दो। यह सुनकर सबके सब फूल उठे। नकल शुरू हो गई। हाय हाय, वैद्यों ने जवाब दिया, हकीमों ने जवाब दिया, डॉक्टरों ने जवाब दिया, किसी ने रोग को न पहचाना। सबके सब लुटेरे थे। अब जिंदगानी की कोई आशा नहीं। यह सारा राजपाट छूटता है। मेरे पीछे पर्जा पर न क्या बीतेगा। राजकुमार अल्हड़ नादान है, उसकी संगत अच्छी नहीं है। खेमशंकर की ओर कटाक्ष से देखकर, किसानों से मेल रखता है, उसके पीछे सरकारी आदमियों से रार करता है। जिन दीन दुखी रोगियों की परछाई से भी डाक दर लोग डरते हैं, उनकी दवा दारू करता है। उसे अपनी जान का, धन का तनिक भी लोभ नहीं है। ये इतना बड़ा राज कैसे संभालेगा? अत्याचारियों को कैसे दंड देगा? हाय मेरी प्यारी रानी,
जिससे मैंने अभी महीने भर हुए ब्याह किया है, मेरे बिना कैसे जिएगी? कौन उसे प्रेम करेगा? हाय रानी स्वामी जी, मैं इस सोग में मर जाऊंगी। ये उजले सनके से बाल, ये पोपला मुंह कहां देखूंगी? किसको गोद में लूंगी, किससे ठुनकूंगी? अब मैं किसी तरह न बचूंगी। राजा की सांस उखड़ जाती है, आंखें पथरा जाती हैं, नारी छूट जाती है। रानी छाती पीटकर रोने लगती है। दरबार में हाहाकार मच जाता है। राजा के कानों में आकाशवाणी होती है, हम तुझे 1 घंटे की मोहलत देते हैं। अगर मुझे 3 मनुष्य ऐसे मिल जाए जो दिल से तेरे जीने की इच्छा रखते हो तो तू अमर हो जाएगा। राजा सचेत हो जाता है, उसके मुखारबिंदु पर जीवन ज्योति झलकने लगती है। वह प्रसन्न मुख उठ बैठता है और आप ही आप कहता है, अब मैं अमर हो गया, अकंटक राज्य करूंगा, शत्रुओं का नाश कर दूंगा। मेरे राज्य में ऐसा कौन प्राणी है जो हृदय में से मेरे जीने की इच्छा न रखता हो? 3 नहीं 3 लाख आदमी बात बात में निकल आएंगे। दूसरा अंक, राजा एक साधारण नागरिक के रूप में, समय कम है। ऐसे 3 सज्जनों के पास चलना चाहिए जो मेरे भक्त थे। पहले सेठ के पास चलो, वह परोपकार के प्रत्येक काम में मेरी सहायता करता था। मैंने उसकी कितनी बार रक्षा की है और उसे कितना लाभ पहुंचाया है। यह सेठ जी का घर आ गया। सेठ जी जरा बाहर आओ। क्या है, इतनी रात के कौन काम है? राजा, कुछ नहीं, अपने स्वर्गवासी राजा का यश गाकर उनकी आत्मा को शांति देना चाहता हूं। कैसे धर्मात्मा प्रजा प्रिय पुरुष थे। उनका परलोक हो जाने से सारे देश में अंधकार सा छा गया है। प्रजा उनको कभी न भूलेगी। आपसे तो उनकी बड़ी मैत्री थी, आपको तो और भी दुख हो रहा होगा। मुझे उनके राज्य में कौन सा सुख था कि अब दुख होगा। मर गए, अच्छा हुआ। उसकी बदौलत लाखों रुपए साधु संतों को खिलाने पड़ते थे। हाय, इस सेठ पर मुझे कितना भरोसा था। यह मेरे इशारे पर लाखों रुपए दान कर दिया करता था। सच कहा है, बनिए किसी के मित्र नहीं होते। मैं जन्म भर इसके साथ रहा पर इसे पहचान न सका। अब चलो मंत्री के पास, वह बड़ा स्वामी भक्त सज्जन पुरुष है, उसके साथ मैंने बड़े बड़े सलूक किए हैं। ये उसका भवन आ गया, शायद अभी दरबार से आ रहा है। मंत्री जी कहिए, क्या राज दरबार से आ रहे हैं? इस समय तो दरबार में शोक मनाया जा रहा होगा। ऐसे धर्मात्मा राजा की मृत्यु पर जितना शोक किया जाए वह थोड़ा है। अब फिर ऐसा राजानन होगा, आपको तो बहुत ही दुख हो रहा होगा। मुझे उनसे कौन सा सुख मिलता था कि अब दुख हो। मर गए, अच्छा हुआ। उनके मारे सांस लेने की भी छुट्टी न मिलती थी। प्रजा के पीछे आप मरते थे, मुझे भी मारते थे। रात दिन कमर कसे खड़े रहना पड़ता था। हाय, इस परम हितैषी सेवक ने भी धोखा दिया। मेरी आंख बंद होते ही सारा संसार मेरा बैरी हो गया। ऐसे ऐसे आदमी धोखा दे रहे हैं जो मेरे पसीने की जगह लोहू बहाने को तैयार रहते थे। 3 आदमी भी ऐसे नहीं जिन्हें मेरा जीना पसंद हो। जब दोनों निकल गए तो दूसरों से क्या आशा रखूं? अब रानी के पास जाता हूं, वह साध्वी सती सत्री है। उसकी जितनी ही सखियां हैं सभी मुझ पर प्राण देती थीं। वहां मेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब केवल थोड़ा सा समय और रह गया है। यह राजभवन आ गया। रानी अकेली मन मारे शोक में बैठी हुई है। महारानी जी, अब धीरज से काम लीजिए। आपके स्वामी ऐसे प्रतापी थे कि संसार में सदा उनका लोग यश गाया करेंगे। देह हत्या करके वो अमर हो गए। रानी, अमर नहीं, पत्थर हो गए। उनसे संसार को चाहे जो सुख मिला हो, मुझे तो कोई सुख न मिला। उनके साथ बैठते लज्जा आती थी। मैं उनका क्या यश गाऊं? मैं तो उसी दिन विधवा हो गई जिस दिन उनसे विवाह हुआ। वह जीते थे तब भी रान थी, मर गए तब भी रान हूं। देखो तो कुंवर साहब कैसे सजीले बांके जवान हैं। मेरे योगी ये थे, न कि वैसा खूसट बुड्ढा जिसके मुंह में दांत तक नहीं थे। यह सुनते ही राजा एक लंबी सांस लेता है और मूर्छित होकर गिर पड़ता है। प्रेमशंकर को इन गंवारों के अभिनय कौशल पर विस्मय हुआ। बनावट का कहीं नाम न था। प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अपना भाग स्वाभाविक रीति से पूरा किया। यद्यपि न पर्दे थे, न कपड़े थे, न कोई दूसरा सामान, तथापि अभिनय रोचक और मनोरंजक था। सवेरे प्रेमशंकर टहलते हुए पड़ाव की ओर चले तो देखा कि लश्कर कूच की तैयारी कर रहा है। खेमे उखड़ रहे हैं, गाड़ियों पर असबाब लद रहा है। साहब बहादुर की मोटर तैयार है और बिसेसर शाह तहसीलदार के सामने कागज का एक पुलिंदा लिए खड़े हैं। तेली, तमोली, बूचड़ आदि भी एक पेड़ के नीचे अभियुक्तों की भांति दाम वसूल करने के लिए बैठे हुए हैं। प्रेमशंकर ने तहसीलदार से हाथ मिलाया और बैठकर तमाशा देखने लगे। तहसीलदार, कहां है गाड़ीवान लोग? बुलाओ, रसद का हिसाब करें।
इस पर एक गाड़ीवान ने कहा, हुजूर यहां रसद मिला है कि हमारी जान मारी गई है। आटे में इस बेईमानी बनिए ने न जाने क्या मिला दिया है कि उसी दिन से पेट में दर्द हो रहा है। घी में तेल मिलाया था, उस पर हिसाब करने को कहता है। अब हिसाब से कह दें तो बच्चों को लेने के देने पड़ जाए। अर्दली के कई चपरासी बोले, यह बनिया गोली मार देने के लायक है, ऐसा खराब आटा उम्र भर नहीं खाया, न जाने क्या चीज मिला दी है कि हजम ही नहीं होता। घी ऐसा बदबू करता था कि दाल खाते न बनती थी, इस पर तो जुर्माना होना चाहिए। उल्टे हिसाब करने को कहता है। एक कांस्टेबल महाशय ने कहा, हम इसे खूब जानते हैं, छटा हुआ है। चीनी दी तो उसमें आधी बालू, घी में आधी घुया, आटे में आधा चोकर, दाल में आधा कूड़ा। इसे तो ऐसी जगह मारे जहां पानी न मिले। कई साइज बोले, घोड़ों को जो दाना दिया है वह बिल्कुल घुना हुआ, आधा चना आधा चोकर, घोड़ों ने सूंघा तक नहीं। साहब से कह दें तो अभी अभी हंटर पड़ने लगे। तहसीलदार, ये सब शिकायतें पहले क्यों नहीं की? कई आदमी, हुजूर रोज तो हाय हाय कर रहे हैं। तहसीलदार प्रेमशंकर की ओर से किसी ने भी नहीं कहा, अब ये सब कुछ नहीं सुनूंगा। जिसके जिम्मे जो कुछ निकले कौड़ी कौड़ी दे दो। साहजी, अपना हिसाब निकालो। बिसेसर, मौल बख्श, अर्दली आटा, 3 सेर घी, 2 सेर चावल, 2 सेर दाल, 1 सेर मसाला, 1 सेर तमाकू, 1 सेर कत्था सुपारी, 2 छटाक चीनी, 5 छटाक कुल 3 रुपए। तहसीलदार, कहाँ है मौला बख्श? दाम देकर रसीद लो। एक अर्दली, इस नाम का हमारे यहां कोई आदमी नहीं है। बिसेसर, हैं क्यों नहीं? लंबे लंबे हैं, छोटी दाढ़ी है, मुंह पर शीतला का दाग है, सामने के 2-3 दांत टूटे हुए हैं। कई अर्दली, इस हुलिया का यहाँ कोई आदमी ही नहीं है। पहचान हम में से कौन है? बिसेसर, कहीं चल दिए होंगे और क्या? तहसीलदार, अच्छा दूसरा नाम बोलो। बिसेसर, धन्नू, अहीर, चावल, 3 सेर आटा, 2 सेर घी, 1 सेर खली, 4 सेर दाना और चोकर, 8 सेर तमाकू, कुल 2 रुपए। तहसीलदार, कहाँ है धन्नू अहीर? निकाल रुपए। एक अर्दली, वहां तो पहर रात रहे साहब का डेरा लाद कर चला गया। तहसीलदार, हिसाब नहीं चुकाया और चल दिया। अच्छा नाजिर जी, उसका नाम लिख लीजिए। कहां जाते हैं बच्चू? एक एक पाई वसूल कर लूंगा। प्रेमशंकर, ये लश्कर वालों की बड़ी ज्यादती है। तहसीलदार, कुछ न पूछिए, कमबख्त खा खाकर चल देते हैं, बदनामी बेचारे तहसीलदार की होती है। बिसेसर साहा ने फिर ऐसा ही ब्यौरा पढ़ सुनाया। ये जयराम चपरासी का पुर्जा था। जयराम उपस्थित थे, आगे बढ़कर बोले, क्यों रे घी बैसेर लिया था कि आधा पाव? बिसेसर, कागज में तो यासेर लिखा हुआ है। जयराम, झूठ लिखा है, 16 आने झूठ। तहसीलदार, अच्छा आधा पाव का दाम दो या कुछ भी नहीं देना चाहते? ये झमेला 9-10 बजे तक रहा। 1/3 से अधिक आदमी बिना हिसाब चुकाए ही प्रस्थान कर चुके थे। 1/4 से अधिक आदमी लापता हो गए। आधे आदमी मौजूद थे, लेकिन उन्हें भी हिसाब के ठीक होने में संदेह था। ऐसे 10 ही 5 सज्जन निकले जिन्होंने खरे दाम चुका दिए हों। जब सब चिटें समाप्त हो गई तो बिसेसर साह ने उन्हें लाकर तहसीलदार के सामने पटक दिया और बोला, मैं और किसी को नहीं जानता, एक हुजूर को जानता हूं और हुजूर के हुक्म से मैंने रसद दी है। तहसीलदार, मैं क्या अपनी गिरह से दूंगा? बिसेसर, हुजूर जैसे चाहे दें या दिला दें। 200 में ये 70 मिले हैं, मैं टकरनी में इतना धक्का कैसे उठाऊंगा? महाजन मेरा घर बिकवा लेगा। तहसीलदार, अच्छी बात है, तुम्हारे दाम मिलेंगे। नाजिर जी, आप चपरासियों को लेकर जाए, इसके बही खाता उठा लाए और खुद इसकी सालाना आमदनी का हिसाब कीजिए। देखिए, अभी कली खुली जाती है। मैं इसके सब रुपए दूंगा, पर इसी से लेकर। बच्चू, 2000 रुपए साल नफा करते हो, उस पर एक बार 100 का घाटा हुआ तो दम निकल गया। कहां तो बिसेसर साह इतने गर्म हो रहे थे, कहां ये धमकी सुनते ही भीगी बिल्ली बन गए। बोले, हाँ हुजूर, सब हिसाब किताब जांच लें। ये रियायत इसी दिन के लिए करते हैं, कुछ तुम्हारी सूरत देखने के लिए नहीं। बिसेसर साह चुपके से सरक गए। तेली तमोली ने भी देखा कि यहां मिलता जुलता तो कुछ नहीं दिखता, उल्टे और पलेथन लगने का भय है, तो उन्होंने भी अपनी अपनी राह ली। तहसीलदार ने प्रेमशंकर की ओर देखकर कहा, देखा आपने, टैक्स के नाम में इन सबों की जान निकल जाती है। मैं जानता हूं कि इसकी सालाना आमदनी ज्यादा से ज्यादा 1000 होगी, लेकिन चाहे इस तरह के कितना ही नुकसान बर्दाश्त कर ले, अपने बही खाते न दिखाएंगे। ये इनकी एम शंकर। खैर, ये तो अपनी चालबाजी की बदौलत नुकसान से बच गया, मगर और बेचारे तो मुफ्त में पिस गए, उस पर जलील हुए वह अलग। तहसीलदार, जनाब, इसकी दवा मेरे पास नहीं है। जब तक कौम को आप लोग एक सिरे से जगा न देंगे, इस तरह के हथकंडों का बंद होना मुश्किल है।
जहां दिलों में इतनी खुदगर्जी समाई हुई है और जहां रियाया इतनी कच्ची, वहां किसी तरह की इस्लाह नहीं हो सकती। हम लोग एक तौर पर आपके मददगार हैं, रियाया को सताकर पीसकर मजबूत बनाते हैं और आप जैसे कौमी हमदर्दों के लिए मैदान साफ करते हैं। प्रभात का समय था और कुआर का महीना, वर्षा समाप्त हो चुकी थी। देहातों में जिधर निकल जाए सड़े हुए सन की सुगंध उड़ती थी। कभी ज्येष्ठ को लज्जित करने वाली धूप होती थी, कभी सावन को सरमाने वाले बादल घिर आते थे। मच्छर और मलेरिया का प्रकोप था। नीम की छाल और गिलोय की बाहर थी। चरावर में दूर तक हरी हरी घास लहरा रही थी। अभी किसी को उसे काटने का अवकाश न मिलता था। इसी समय बिंदा महाराज और करतार सिंह और लाठी कंधे पर रखे एक वृक्ष के नीचे आकर खड़े हो गए। करतार ने कहा, इस बुड्ढे को खुचड़ सूझती रहती है। भला बताओ, जो यहां मवेशी न चढ़ने पाएंगे तो कहां जाएंगे, और जो लोग सदा से चराते आए हैं वे मानेंगे कैसे। एक बेर कोई इसकी मरम्मत कर देता तो ये आदत छूट जाती। बिंदा, हमका तो ई मौजा मा 30 बरसें होए गई, तब से कारिंदे पर चरावर कौन न रोका। गांव भर के मवेशी मजे से चरत रहे। करतार, उन्हें हुक्म देते क्या लगता है, जाएगी तो हमारे माथे। बिंदा, हमार जी तो अस उब गया कि मन करत है छोड़ छाड़ के घर चला जाए। सुनित है मलिक अवैया हैं, बस एक बेर उनसे भेंट हो जाए और अपने घर की राह ले। करतार, फैजू दिन भर खाट पर पड़ा रहता है, उससे कुछ नहीं कहते। जब देखो करतार को ही दौड़ाते हैं, मानो करतार उनके बाप का गुलाम है। और देखो पीपल के नीचे जहां हम तुम जल चढ़ाते हैं, वहां नमाज पढ़ते हैं, वहीं दतवन कुल्ली करते हैं, वहीं नहाते हैं। बताओ धर्म नष्ट भया की रहा। आप तो रोज कुरान पढ़ते हैं और मैं रामायण पढ़ने लगता हूं तो कैसे डांट के कहते हैं क्या शोर मचा रखा है। अब की असार में चत्सा नजराना मिला, मुझे एक पाई भेंट न हुई। बिंदा, हमका तो 1 रुपया मिला रहे। करतार, यह भी कोई मिलने में मिलना है, और सब कहीं चपरासियों को रुपए में 8 आने मिलते हैं। ये कुछ न दे तो 4 आने तो दे। लेना देना दूर रहा, उस पर 8 पैर सिर पर सवार। कल तुम कहीं गए थे, मुझसे बोले करतार एक घड़ा पानी तो खींच लो। मैंने तुरंत जवाब दिया, इसके नौकर नहीं है, फौजदारी करा लो, लाठी चलवा लो, अगर कदम पीछे हटाए तो कहो, लेकिन चिलम भरना, पानी खींचना हमारा काम नहीं है। इस पर आंखें बहुत लाल पीली की। एक दिन पीपल के नीचे दाली मूर्तों को देखकर बोले, यह क्या ईंट पत्थर जमा कर रखे हैं। मैंने तो ठान लिया है कि जहां अब की नजराना लेकर आया और मैंने हाथ पकड़ा कि 4 आने इधर रखिए। जरा भी नरम गरम हुए, मुंह से लाम काफ निकाली और मैंने गर्दन दबाई। फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। फैजू बोले, तो उनसे भी मैं समझूंगा। खूब पड़े पड़े रोटी गोस उड़ा रहे हैं, सब निकाल दूंगा। और देखो मवेशी इधर आ रहे हैं, बलराज तो नहीं है ना। बिंदा होबे करी तो कौनो डर हो, अब की असजर आवा है कि ठठरी होए गवाह है। करतार, बड़े कसबल का पटपट्टा है। सुखू चौकड़ी का तालाब जहां बन रहा था, वहीं एक दिन अखाड़े में उससे मेरी एक पकड़ हो गई थी। मैं उसे पहले ही छपाटे में नीचे लाया, लेकिन ऐसा तड़प के नीचे से निकला कि झोंकों में आ गया, संभल ही न सका। बदन नहीं, लोहा है। बिंदा, निगाह का बड़ा सच्चा जवान है, क्या मजा कि को बिटिया महरिया की ओर आंखें उठा के ताके। करतार, वो देखो फैजू और गौस खां भी इधर ही आ रहे हैं, आज कुशल नहीं दिखती। बिंदा, ये गायें भैंसें तो मनोहर के जान पड़ते हैं, बिलासी लीने आवत है। करतार ने उच्च स्वर में कहा, यह कौन मवेशी लिए आता है, यहां से निकाल ले जाओ, सरकारी हुक्म नहीं है। इतने में बिलासी निकट आ गई और बिंदा महाराज की ओर निश्चिंत भाव से देखकर बोली, सुनत हो महाराज ठाकुर की बात। करतार, सरकारी हुक्म हो गया कि अब कोई जानवर यहां न चरने पाए। बिलासी, कौन सा सरकारी हुक्म, सरकार की जमीन नहीं है। महाराज, तुम्हें तो यहां एक युग बीत गया, कभी किसी ने चराई भी मना किया है। बिंदा, उस पुरानी बातन का न गाओ, अब ऐसे हुक्म भवा है, जानवर का और कौनो कैत ले जाव, ना ही तो वह गौस खां आवत है, सबन का पकड़ के कानी हौद पठेदे हैं। बिलासी, कानी हौद कैसे पठेदे हैं, कोई राहजनी है, हमारे मवेशी सदा से यहां चरते आए हैं और सदा यहीं चरेंगे। अच्छा सरकारी हुक्म है, आज कह दिया चरावर के छोड़ दो, कल कहेंगे अपना घर छोड़ो, पेड़ तले जाकर रहो, ऐसा कोई अंधेर है। इतने में गौस खां और फैजू भी आ पहुंचे। बिलासी के अंतिम शब्द खां साहब के कान में पड़े। डपट कर बोले, अपने जानवरों को फौरन निकाल ले जा, वरना मवेशी खाना भेज दूंगा। बिलासी, क्यों निकाल ले जाऊं, चरावर सारे गांव का है, जब सारा गांव छोड़ देगा तो हम भी छोड़ देंगे। गौस खान जानवरों को ले जाती है कि खड़ी खड़ी कानून बहारती है,
बिलासी, तुम तो खां साहब ऐसी घुड़की जमा रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दिया खाती हूं। गौस खां, फैजू जबानदराज औरत यूं न मानेगी। घेर लो इसके जानवरों को और मवेशी खाने हाँक ले जाओ। फैजू तो मवेशियों की तरफ लपका, पर करतार और बिंदा महाराज धर्म संकट में पड़े खड़े रहे। खान साहब ने उन्हें ललकारा, खड़े मुंह क्या देख रहे हो? घेर लो जानवरों को और हाँक ले जाओ। सरकारी हुक्म है या कोई मजाक है? अब करतार और बिंदा महाराज भी उठे और जानवरों को चारों ओर से घेरने का आयोजन करने लगे। मवेशियों ने चौकन्नी आंखों से देखा, कान खड़े किए और इधर उधर बिदकने लगे। परिस्थिति को ताड़ गए। बिलासी ने कहा, मैं कहती हूं इन्हें मत घेरोगे, नहीं तो ठीक न होगा। किंतु किसी ने उसकी धमकी पर ध्यान न दिया। थोड़ी देर में सब जानवर बीच में गिर गए और कंधे से कंधा मिलाए, कनखियों से ताकते तीनों चपरासियों के साथ धीरे धीरे चले। बिलासी एक संदिग्ध दशा में मूर्तिवत खड़ी थी। जब जानवर कोई 20 कदम तक निकल गए, तब वह उन्मत्त की भांति दौड़ी और हाँपते हुए बोली, मैं कहती हूं इन्हें छोड़ दे, नहीं तो ठीक न होगा। फैजू, हट जा रास्ते से, कुछ शामत तो नहीं आई है। बिलासी रास्ते में खड़ी हो गई और बोला, ले कैसे जाओगे? दिल लगी है? गौस खां न हटे तो इसकी मरम्मत कर दो। बिलासी, कह देती हूं इन जानवरों के पीछे लोहू की नदी बह जाएगी, माथे गिर जाएंगे। फैजू, हटती या नहीं चुड़ैल? बिलासी, तू हट जा दाढ़ीजार। इतना उसके मुंह से निकलना था कि फैजू ने आगे बढ़कर बिलासी की गर्दन पकड़ी और उसे इतने जोर का झोंका दिया कि वह 2 कदम पर जा गिरी। उसकी आंखें तिल मिला गई, मूर्छा सी आ गई। एक क्षण वह वहीं अचेत पड़ी रही, तब उठी और लंगड़ाती हुई उन पुरुषों से अपनी अपमान कथा कहने चली जो उसके मान मर्यादा के रक्षक थे। मनोहर और बलराज दोनों एक दूसरे गांव में धान काटने गए थे। वह यहां से कोस भर पड़ता था। लखनपुर में धान के खेत न थे, इसलिए सभी लोग प्राय उसी गांव में धान बोते थे। बिलासी धान के मेरों पर चली जाती थी। कभी पैर इधर फिसलते, कभी उधर। वह ऐसी उद्विग्न हो रही थी कि किसी प्रकार उड़कर वहां पहुंच जाऊं, पर घुटनियों में चोट आ गई थी, इसीलिए विवश थी। उसके रोम रोम से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी, अंग अंग में यही ध्वनि निकलती थी। इनकी इतनी मजाल, उसे इस समय परिणाम और फल की लेश मात्र भी चिंता न थी। कौन मरेगा, किसका घर मिट्टी में मिलेगा, ये बातें उसके ध्यान में न भी आती थी। वह संकल्प विकल्प के बंधन से मुक्त हो गई थी। लेकिन जब उस गांव के समीप पहुंची और धान से लहराते हुए खेत दिखाई देने लगे, तो पहली बार उसके मन में यह प्रश्न उठा कि इसका फल क्या होगा। बलराज एक ही क्रोधी है, मनोहर उससे भी एक अंगुल आगे। मेरा रोना सुनते ही दोनों भभक उठेंगे, जान पर खेल जाएंगे तब। किंतु आहत हृदय ने उत्तर दिया, क्या हानि है? लड़कों के लिए आदमी क्या झींकता है, पति के लिए क्यों रोता है? इसी दिन के लिए तो। इस कलमुआ फैजू का मान मर्दन तो हो जाएगा, गौस खां का घमंड तो चूर चूर हो जाएगा। तब भी जब वह अपने खेतों के डांडे पर पहुंची, मनोहर और बलराज नगर आने लगे, तब उसके पैर आप ही रुकने लगे। यहां तक कि जब वह उनके पास पहुंची, तब परिणाम चिंता ने उसे परास्त कर दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। जानती थी और समझती थी कि ये आंसू की बूंदें आग की चिंगारियां हैं, पर आवेश पर अपना काबू न था। वह खेत के किनारे खड़ी हो गई और मुंह ढांप कर रोने लगी। बलराज ने सशंक होकर पूछा, अम्मा क्या बात है, रोती क्यों है? क्या हुआ? यह सारा कपड़ा कैसे लोहू लोहान हो गया? बिलासी ने साड़ी की ओर देखा तो वास्तव में रक्त के छींटे दिखाई दिए। घुटनियों से खून बह रहा था। उसका हृदय थर थर कांपने लगा। इन छींटों को छिपाने के लिए वह इस समय अपने प्राण तक दे सकती थी। हाय, मेरे सिर पर कौन सा भूत सवार हो गया कि यहां दौड़ी आई। मैं क्या जानती थी कि कहीं फूट फाट भी गया है। अब गजब हो गया। मुझे चाहिए था कि धीरज धरे बैठी रहती। सांझ को जब ये लोग घर जाते और गांव के सब आदमी जमा होते तो सारा वृत्तांत खेदे होती, वैसा किया जाता। इस अव्यवस्थित दशा में कोई शांतिप्रद उत्तर न सोच सकी। बलराज ने फिर पूछा, कुछ मुंह से बोलती क्यों नहीं, बस रोए जाती है? क्या हुआ, कुछ बता भी तो। बिलासी, फैजू और गौस खां हमारी सब गायें भैंसें कानी हौद हाँक ले गए। क्यों? क्या उनकी सीर में पड़ी थी? बिलासी, नहीं, कहते थे कि चरावर चराने की मनाही हो गई है। बलराज ने देखा कि माता की आंखें झुकी हुई हैं और मुख पर मर्माघात की आभा झलक रही है। उसने उग्रावस्था में स्थिति को उससे कहीं भयंकर समझ लिया जितनी वह वस्तुतः थी। कुछ और पूछने की हिम्मत न पड़ी। आंखें रक्त वर्ण हो गईं। कंधे पर लठ रख लिया और मनोहर से बोला, मैं जरा गांव तक जाता हूं। मनोहर, क्या काम है?
फैजू और गौस खां से दो दो बातें करनी है मनोहर। ऐसी बात करने का यह मौका नहीं। अभी जाओगे तो बात बढ़ेगी और कुछ हाथ भी लगेगा। 4 आदमी तुम्ही को बुरा कहेंगे। अपमान का बदला इस तरह नहीं लिया जाता। मनोहर के हर शब्दों में इतना भयंकर संकल्प, इतना घातक निश्चय भर हुआ था कि बलराज अधिक आग्रह न कर सका। उसने लाठी रख दी और मां से कहा, अभी घर जाओ, हम लोग आएंगे तो देखा जाएगा। मनोहर, नहीं, घर मत जाओ, यहीं बैठो, सांझ को सब जने साथ ही चलेंगे। वह कौन दौड़ा आ रहा है? बिंदा महाराज हैं क्या? बलराज, नहीं, कादिर दादा जान पड़ते हैं। हाँ, वही हैं। भागे चले जाते हैं। मालूम होता है गांव में मारपीट हो गई। दादा क्या है, कैसे दौड़े आते हो? कुशल तो है। कादिर ने दम लेकर कहा, तुम्हारे ही पास तो दौड़े आते हैं। बिलासी रोती आई है। मैं डरा तुम लोग गुस्से में न जाने क्या कर बैठो। चला कि राह में मिल जाओगे तो रोक लूंगा, पर तुम कहीं मिले ही नहीं। अब तो जो हो गया सो हो गया, आगे की खबर करो। आज से जमींदार ने चरावर रोक दी है। अंधेर देखते हो? मनोहर, हां, देख तो रहा हूं, अंधेर ही अंधेर है। कादिर, फिर अदालत जाना पड़ेगा। चलो मैं तैयार हूं। हाँ, आज जाओ तो सलाह पक्की करके सवाल दे दें। अब की हाईकोर्ट तक लड़ेंगे, चाहे घर बिक जाए, हल पीछे चंदा लगा लिया जाए। हाँ, यही अच्छा होगा। मैं नवाज पढ़ता था, सुना बिलासी को चरावर में चपरासियों ने बुरा भला कहा और वह रोती हुई इधर उधर आई है। समझ गया कि आज गजब हो गया। बारे तुमने सब्र से काम लिया, अल्लाह इसका सवाब तुमको देगा। तो मैं अब जाता हूं, अपने चंदे की बातचीत करता हूं। जरा दिन रहते चले आना। कादिर खां सावधान चले गए। यह न समझे कि यहां मन में कुछ और ठन गई है। मनोहर के तुले हुए शब्दों को उन्होंने मानसिक धैर्य का द्योतक समझा। मनोहर ऐसे उद्दीप उत्साह से अपने काम में दत्तचित्त था मानो उसकी युवावस्था का विकास हो गया है। धान के पोलों के ढेर लगते जाते थे। न आगे ताकता था, न पीछे, न किसी से कुछ बोलता था, न किसी की कुछ सुनता था, न हाथ थकते थे, कमर दुखती थी। बलराज ने छिलम भरकर रख दी। तंबाकू रखे रखे जल गया। बिलासी खांड का रस खोलकर सामने लाई। उसने उसकी ओर देखा तक नहीं, कुत्ता पी गया। कुआर की धूप थी, देह से चिंगारियां निकलती थीं, पसीने की धारें बहती थीं, किंतु वह सिर तक न उठाता था। बलराज कभी खेत में आता, कभी पेड़ के नीचे जा बैठता, कभी छिलम पीता। एक ही अग्नि दोनों के हृदय में प्रज्वलित थी, एक ओर सुलगती हुई, दूसरी ओर दहकती हुई। एक ओर वायु के वेग से चंचल, दूसरी ओर निर्बलता से निश्चल। एक ही भावना दोनों के हृदय में थी, एक में उद्दाम उच्छृंखल, दूसरे में गंभीर और स्थिर। दोपहर हुई। बिलासी ने आकर डरते डरते कहा, चबे ना कर लो। मनोहर ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, चलो आते हैं। 1 घंटे के बाद बिलासी फिर आकर बोली, चलो चबे ना कर लो, दिन डल गया। क्या आज ही सब खेत काट लोगे? मनोहर ने कठोर स्वर में कहा, हाँ, यही विचार है। कौन जाने कल आए या ना आए। जैसे किसी भरे हुए घड़े में एक कंकड़ लग जाए और पानी बह निकले, उसी भांति बिलासी के हृदय में एक चोट सी लगी और आंसू बहने लगे। वह रह रहकर हाथ मलती थी। हाय, न जाने इन्होंने मन में क्या ठान लिया है। वह कई मिनट तक खड़ी रोती रही। परिणाम की भयावह विकराल मूर्ति उसके नेत्रों के सामने नाच रही थी। मुंह खोले उसे निगलने को दौड़ती थी और शोक। इस मूर्ति को उसने अपने हाथों रचा था। अंत में वह मनोहर के सम्मुख बैठ गई और उसकी ओर अत्यंत दीन भाव से देखकर बोली, हाथ जोड़कर कहती हूं, चलकर चबे ना कर लो। तुम्हारे इस तरह से गुमसुम रहने से मेरा कलेजा दहल रहा था। तुमने क्या ठान ली है, बोलते क्यों नहीं? मनोहर, जाकर चुपके से बैठो, जब मुझे भूख लगेगी तब खा लूंगा। बिलासी, हाय राम, तुम क्या करने पर तुले हो? मनोहर, करूंगा क्या? कुछ करने ही लायक होता तो आज ये बेइज्जती नहीं होती। जो कुछ तकदीर में है वह होगा। यह कहकर वह फिर अपने कार्य में व्यस्त हो गया। कोई किसी से न बोला। बलराज टालमटोल करता रहा और बिलासी उदास बैठी, कभी रोती और कभी अपने को कोसती, यहां तक कि संध्या हो गई। तीनों ने धान के गट्ठे गाड़ी पर लादे और लखनपुर चले। बलराज गाड़ी हाँकता था और मनोहर पीछे पीछे उच्च स्वर से एक बिरहा गाता हुआ चला आता था। राह में कल्लू अहीर मिला। बोला, मनोहर काका आज बड़े मगन हो। मनोहर का गाना समाप्त हुआ तो उसने भी एक बिरहा गाया। दोनों साथ साथ गांव में पहुंचे तो एक हलचल सी मची हुई थी। चारों ओर चरावर की ही चर्चा थी। कादिर के द्वार पर एक पंचायत सी बैठी हुई थी, लेकिन मनोहर पंचायत में न जाकर सीधा घर गया और जाते ही जाते भोजन मांगा। बहू ने रसोई तैयार कर रखी थी। इच्छापूर्ण भोजन करके नारियल पीने लगा। थोड़ी देर में बलराज भी पंचायत से लौटा। मनोहर ने पूछा, कहो क्या हुआ? बलराज, कुछ नहीं,
ये सलाह हुई है कि खान साहब को कुछ नजर वजर देकर मना लिया जाए। अदालत में सब लोग घबराते हैं। मनोहर, ये तो मैं पहले से ही समझ गया था। अच्छा, जाकर चटपट खा पी लो। आज मैं भी तुम्हारे साथ रखवाली करने चलूंगा। आंख लग जाए तो जगा लेना। 1 घंटे बाद दोनों खेत की ओर चलने को तैयार हुए। मनोहर ने पूछा, कुल्हाड़ा खूब चलता है ना? बलराज, हाँ, आज ही तो रगड़ा है। मनोहर, तो उसे ले लो। बलराज, मेरा कलेजा थर थर कांप रहा है। मनोहर, कांपने दो, तुम्हारे साथ मैं भी तो रहूंगा। तुम 2-1 हाथ चला के वहां से लंबे हो जाना और सब मैं देख लूंगा। इस तरह आके सो रहना जैसे कुछ जानते ही नहीं। कोई कितना ही पूछे, डरावे धमकावे, मुंह मत खोलना। मैं अकेले ही जाता। मुदा एक तो मुझे अच्छी तरह सूझता नहीं, कई दिनों से रतौंधी होती है। दूसरे हाथों में अब वह बल नहीं कि एक चोट में वारा न्याय हो जाए। मनोहर ये बातें ऐसी सावधानी से कह रहा था मानो कोई साधारण घरेलू बातचीत हो। बलराज इसके प्रतिकूल, इसके शंका और भय से आतुर हो रहा था। क्रोध के आवेश में वह आग में कूद सकता था, किंतु इस पैशाचिक हत्याकांड से उसके प्राण सूख जाते थे। खेत में पहुंचकर दोनों मचान पर लेटे। अमावस की रात थी। आकाश पर कुछ बादल भी आए थे। चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था। मनोहर तो लेते ही खर्राटे लेने लगा, लेकिन बलराज पड़ा गवटें बदलता रहा। उसका हृदय नाना प्रकार की शंकाओं का अविरल स्रोत बना हुआ था। 2 घड़ी बीतने पर मनोहर जागा। बोला, बसराज सो गए क्या? बलराज, नहीं, नींद नहीं आती। मनोहर, अच्छा, तो अब राम का नाम लेकर तैयार हो जाओ। डरने या घबराने की कोई बात नहीं। अपने मर्जाद की रक्षा करना मर्दों का काम है। ऐसे अत्याचारों का हम और क्या जवाब दे सकते हैं? बेइज्जत होकर जीने से मर जाना अच्छा है। दिल को खूब संभालो। अपना काम करके सीधे यहां चले आना। अंधेरी रात है, किसी की नजर भी नहीं पड़ सकती। थानेदार तुम्हें डराएंगे, लेकिन खबरदार, डरना मत। बस गांव के लोगों से मेल रखोगे तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका न कर सकेगा। दुखरन भगत अच्छा आदमी नहीं है, उससे चौकन्ने रहना। हाँ, कादिर भरोसे का आदमी है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। मैं तो फिर लौटकर घर ना आऊंगा। तुम ही घर के मालिक बनोगे। अब वह लकपन छोड़ देना। कोई 4 बात कहे तो गम खाना। ऐसा कोई काम न करना कि बाप दादे के नाम कलंक। अपनी घरवाली को सिर मत चढ़ाना। उसे समझाते रहना कि सास के कहने में रहे। मैं तो देखने ना आऊंगा, लेकिन इसी तरह घर में रार मचता हो तो घर मिट्टी में मिल जाएगा। बलराज ने अवरुद्ध कंठ से कहा, दादा, मेरी इतनी बात मानो। पातमर, इस वक्त सब्र कर जाओ। मैं कल एक की खोपड़ी तोड़कर रख दूंगा। मनोहर, हाँ, तुम्हें कोई मारे तो तुम संसार भर को मार गिराओ। फैजू और करतार क्या मिट्टी के लोंदे हैं? गौस खां भी पलटन में रह चुका है। तुम लकड़ी में उनसे पेश न पा सकोगे। वह देखो, हिरना निकल आया। महावीर जी का नाम लेकर उठ खड़े हो। ऐसे कामों में आगा पीछा अच्छा नहीं होता। गांव के बाहर ही चलाना होगा, नहीं तो कुत्ते भूखेंगे और जाग उठेंगे। बलराज, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। मनोहर, कोई परवाह नहीं, कुल्हाड़ी हाथ में लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा कलेजा मजबूत है। तुम्हें अभी जो डर लग रहा है वह ताप के पहले का जाड़ा है। तुमने कुल्हाड़ा कंधे पर रखा, महावीर का नाम लेकर उधर चले तो तुम्हारी आंखों से चिंगारियां निकलने लगेंगी। सिर पर खून सवार हो जाएगा। बाज की तरह शिकार पर झपटोगे। फिर तो मैं तुम्हें मना भी करूं तो न सुनोगे। वह देखो, सियार बोलने लगे। आधी रात हो गई, मेरा हाथ पकड़ो और आगे आगे चलो। जय महावीर की। प्रेमशंकर की कृषिशाला अब नगर के रमणीय स्थानों की गणना में थी। यहां ऐसी सफाई और सजावट थी कि प्रातः रसिकगण सैर करने आया करते। यद्यपि प्रेमशंकर केवल उसके प्रबंधकर्ता थे, पर वस्तुतः असामियों की भक्ति और पूर्ण विश्वास ने उन्हें उसका स्वामी बना दिया था। अब अपनी इच्छानुसार नई नई फसलें पैदा करते, नाना प्रकार की परीक्षाएं करते, पर कोई जरा भी न बोलता। और बोलता ही क्यों जब उनकी कोई परीक्षा असफल न होती थी। जिन खेतों में मुश्किल से 5-7 मन उपज होती थी, वहां 15-20 मन का औसत पड़ता था। उस पर बाग की आमदनी अलग थी। इन्हीं 4 सालों में कलमी, आंबेर, नारंगी आदि के पेड़ों में फल लगने शुरू हो गए थे। शाक भाजी की पैदावार घाटे में थी। प्रेमशंकर में व्यावसायिक संकीर्णता छूत कन गई थी। जो सज्जन यहां आ जाते उन्हें फूल फलों की डाली अहली अवश्य भेंट की जाती थी। प्रेमशंकर की देखा देखी हाजीपुर वालों ने अपने जीवन का कुछ ऐसा डॉल कर लिया था कि उनकी सारी आवश्यकताएं उसी बगीचे से पूरी हो जाती थी। भूमि का 8 भाग पास के लिए अलग कर दिया गया था। अन्य प्रांतों से उत्तम बीज मंगाकर बोए गए थे। गांव के लोग स्वयं सूत काट लेते थे और गांव का ही कोड़ी उसके एक बड़े बुन देता था। नाम उसका आमस्ता था। पहले वह जुआ खेला करता और कई बार चोरी में पकड़ा गया था।
लेकिन अब उस निश्रम से गांवों में भले आदमियों में गिना जाता था। प्रेम शंकर के उद्योग से आसपास के गांवों में भी कपास की खेती होने लगी थी और कितने ही कोड़ियों और जुलाहों के उजड़े हुए घर आबाद हो गए थे। देहातों के मुदमेबाज जमींदार और किसान बहुत ऐसी ठहरा करते थे। यहाँ इन ईंधन, शाक भाजी, नमक तेल के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे। प्रेम शंकर उनसे खूब बातें करते और उन्हें बगीचे की सैर कराते। साधु संतों का तो मानो अखाड़ा ही था। 2-4 मूर्तियां नित्य ही पड़ी रहती थी। न जाने उस भूमि में क्या बरकत थी कि इतनी आतिथ्य सेवा करने पर भी किसी पदार्थ की कमी न थी। हाजीपुर वाले तो उन्हें देवता समझते थे और अपने भाग्य को सराहते थे कि ऐसे पुण्यात्मा ने हमें उबारने के लिए यहां निवास किया। उनके सदा उदार सरल स्वभाव ने मस्ता कोड़ी के अतिरिक्त गांव के कई कुचरित्र मनुष्यों का उद्धार कर दिया था। भोला अहीर जिसके मारे खलियान में अनाज न बचता था, दमड़ी पासी जिसका पेशा ही लठैती था, अब गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार किसान थे। प्रेमशंकर अक्सर कृषकों की आर्थिक दुर्वस्था पर विचार किया करते थे। अन्य अर्थशास्त्रवेत्ताओं की भांति वह कृषकों पर फजूल खर्ची, आलस्य, अशिक्षा या कृषि विधान से अनभिज्ञता को दोष लगाकर इस प्रश्न को हल न करते थे। वह परोक्ष में कहा करते थे कि मैं कृषकों को शायद ही कोई ऐसी बात बता सकता हूं जिसका उन्हें ज्ञान न हो। परिश्रमी तो इनसे अधिक कोई संसार में न होगा। मितव्ययता में, आत्मसंयम में, गृह प्रबंध में वे निपुण हैं। उनकी दरिद्रता का उत्तरदायित्व उन पर नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों पर है जिनके अधीन उनका जीवन व्यतीत होता है। और ये परिस्थितियां क्या है? आपस की फूट, स्वार्थपरता और एक ऐसी संस्था का विकास जो उनके पांव की बेड़ी बनी हुई है। लेकिन जरा और विचार कीजिए तो ये तीनों कहानियां एक ही शाखा से फूटी हुई प्रतीत होंगी, और ये वही संस्था है जिसका अस्तित्व कृषकों के रक्त पर अवलंबित है। आपस में विरोध क्यों? दुर्वस्थाओं के कारण जिनकी इस वर्तमान शासन ने सृष्टि की है। परस्पर प्रेम और विश्वास क्यों नहीं है? इसलिए कि यह शासन इन सद्भावों को अपने लिए घातक समझता है और उन्हें पनपने नहीं देता। इस परस्पर विरोध का सबसे दुखजनक फल क्या है? भूमि का क्रमशः अत्यंत अल्प भागों में विभाजित हो जाना और लगान की अपरिमित वृद्धि। प्रेम शंकर इस शासन के सुधार को तो मानव शक्ति से परे समझते थे, लेकिन भूमि पर के बंटवारे को रोकना उन्हें साध्य जान पड़ता था, और यद्यपि किसी आंदोलन में अगुआ बनना उन्हें पसंद न था, किंतु इस विषय में वह इतने उत्सुक थे कि समाचार पत्रों में अपने मंतव्यों को प्रकट करने से न रुक सके। इसमें उनका उद्देश्य केवल यह था कि कोई मुझसे अधिक अनुभवशील, कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्ति इस प्रश्न को अपने हाथ में ले ले। एक दिन वह कई सहृदय मित्रों के साथ बैठे हुए इसी विषय पर बातचीत कर रहे थे कि एक सज्जन ने कहा, यदि आपका विचार है कि यह प्रथा कानून से बंद की जा सकती है तो आपकी भ्रांति है। इस विषयुक्त पौधे की जड़ें मनुष्य के हृदय में है, और जब तक इसे हृदय से खोदकर न निकालिएगा यह इसी प्रकार फलता रहेगा। प्रेमशंकर, कानून में कुछ न कुछ सुधार तो हो ही सकता है। इस पर उन महाशयों ने जोर देकर कहा, कदापि नहीं, बल्कि स्वार्थ प्रत्यक्ष रूप से स्फुटित होने का अवसर न पाकर और भी भयंकर रूप धारण कर लेगा। इस पर एक किसान जो बंटवारे की दरख्वास्त करके कचहरी से लौटा था और आज यहीं ठहरा हुआ था, बोल उठा, कहूं कुछ न होई, हम तो आपे लोगन के पीछे पीछे चलित है। जब आपके लोगन में भाई भाई में निबाह ना ही हो सकते है तो हमार कस होई। आपका नारायण सब कुछ दिए हैं, मुदा आपे अपने भाई से अलग रहत हो। ये उच्छृंखल शब्द प्रेम शंकर के हृदय में तीर के समान चुभ गए। सिर झुका लिया, मुखश्री मलिन हो गई। मित्रों ने कृष्ण की ओर तिरस्कारपूर्ण नेत्रों से देखा। यह एक जगत व्यापार था। यह व्यक्तियों को खींचना नितांत न्याय विरुद्ध था, पर वह अखड़ देहाती सभ्यता के रहस्यों को क्या जाने। मुंह में जो बात आई कह डाली। एक महाशय ने कहा, निरेगावार हो, जरा भी तमीज नहीं। दूसरे महाशय बोले, अगर इतना ही ज्ञान होता तो देहाती क्यों कहलाते। न अवसर का ध्यान, न औचित्य का विचार, जो कुछ उंटपटांग मुंह में आया बक डाला। बेचारे किसान को अब मालूम हुआ कि मुंह से कोई अनुचित बात निकल गई। लज्जित होकर बोला, साहब मैं गवार मनी, ई सब फिरफान का जानो, जॉन कुछ भूल चूक हो गई हो माफ की जाए। प्रेमशंकर, नहीं, तुमने कोई अनुचित बात नहीं कही। मेरे लिए इस स्पष्ट कथन की आवश्यकता थी। तुमने अच्छी शिक्षा दे दी। कोई संदेह नहीं कि शिक्षित जनों में भी विरोध और वैमनस्य का उतना ही प्रकोप है जितना अशिक्षित लोगों में है, और मैं स्वयं इस विषय में दोषी हूं। मुझे किसी को समझाने का अधिकार नहीं।
मित्रगण कुछ देर तक और बैठे रहे, लेकिन प्रेम शंकर कुछ ऐसे दब गए कि फिर जुबान हीन खुली। अंत में सब एक एक करके चले गए। सूर्यास्त हो रहा था। प्रेम शंकर घोर चिंता की दिशा में अपने जोम पड़े के सामने ढल रहे थे। उनके सामने अब हबिया हसमा थी कि जान शंकर से कैसे मेल हो। वह जितना ही विचार करते थे उतना ही अपने को दोषी पाते थे। यह सब मेरी ही करनी है। जब असामियों से उनकी लड़ाई नहीं हुई थी तो मुझे उचित नहीं था कि असामियों का पक्ष ग्रहण करता। माना कि जान शंकर का अत्याचार था। ऐसी दशा में मुझे अलग रहना चाहिए था या उन्हें भ्रातृवत समझाना चाहिए था। यह तो मुझसे न हुआ, उल्टे उन्हीं से लड़ बैठा। माना कि उनके और मेरे सिद्धांतों में घोर अंतर है, लेकिन सिद्धांत विरोध परस्पर भ्रातृ प्रेम को क्यों दूषित करे। यह भी माना कि जब से मैं आया हूं उन्होंने मेरी अवहेलना ही की है, यहां तक कि मुझे पत्नी प्रेम से वंचित कर दिया। पर मैंने भी तो कभी उनसे मिले रहने की, उनसे कटु व्यवहार को भूल जाने की, उसकी अप्रिय बातों को सह लेने की चेष्टा नहीं की। वह मुझसे एक अंगुल खसके तो मैं उनसे हाथ भर हट गया। सिद्धांत प्रियता का यह आशय नहीं है कि आत्मीयजनों से विरोध कर लिया है। सिद्धांतों को मनुष्यों से अधिक मान्य समझना अक्षम्य है। उनके हृदय को अपनी तरफ से साफ करने का यह अच्छा अवसर है। संध्या हो गई थी। जान शंकर अपने सुरम्य बंगले के सामने मौलवी इजाद हुसैन के साथ बैठे बातें कर रहे। मौलवी सारी नौकरी में अनुकूल सफलता न देख इस्तीफा दे दिया और कुछ दिनों से जाति सेवा में लीन हो गए थे। उन्होंने अंजुमन इत्तेहाद नाम की एक संस्था खोल ली थी, जिसका उद्देश्य हिंदू मुसलमानों में परस्पर प्रेम और मैत्री बढ़ाना था। यह संस्था चंदे से चलती थी और इसी हेतु से सैयद साहब यहां पधारे थे। जान शंकर ने कहा, मुझे एक दिन का तजुर्बा हो रहा है कि जमींदारी करने के लिए बड़ी सख्ती की जरूरत है। जमींदार नजराना, हरी, बेगार, डांट बांध सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन लगान तो नहीं छोड़ सकता है। वह भी अब बगैर अदालती कार्यवाही के नहीं वसूल होता। इजाद हुसैन जनाब बजा फरमाते हैं, लेकिन गुलाम ने ऐसे रईसों को भी देखा है जो कभी अदालत के दरवाजे तक न गए। जहां किसी असामी ने सरकशी की, उसकी मरम्मत कर दी और लुत्फ ये की कभी डंडे या हंटर से काम नहीं लिया। गर्मी में झुलसती हुई धूप और जाड़े में बर्फ का सा ठंडा पानी, बस इसी लटके से उनकी सारी मालगुजारी वसूल हो जाती है। मई और जून की धूप जरा देर सिर पर लगी और असामी ने कमर ढीली की। जान शंकर मालूम नहीं ऐसे आदमी कहाँ हैं? यहाँ तो ऐसे बदमाशों से पाला पड़ा है जो बात बात पर अदालत का रास्ता लेते हैं। मेरी ही मौजे को देखिए, कैसा तूफान उठ गया और महज चरावर को रोक देने के पीछे। इतने में डॉक्टर इरफान अली बारेटला की मोटर आ पहुंची। जान शंकर ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर, अब की आपने बड़ा इंतजार कराया। मैं तो आपसे मिलने के लिए गोरखपुर आने वाला था। जान शंकर, रियासत का काम इतना फैला हुआ है कि कितना ही समेटूं नहीं सिमटता। डॉक्टर, आपको मालूम तो होगा यहां यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की जगह खाली है। अब तो आप सिंडिकेट में भी आ गए हैं। जी हां, सिंडिकेट में तो लोगों ने जबरदस्ती धर घसीटा, लेकिन यहां रियासत के कामों में फुर्सत कहां की इधर तवज्जो करूं। कुछ कागजात गए थे, लेकिन मुझे उनके देखने का मौका ही न मिला। डॉक्टर दास के चले जाने से यह जगह खाली हो गई है और मैं इसका उम्मीदवार हूं। जान शंकर ने आश्चर्य से कहा, आप? डॉक्टर, जी हां, अब मैंने यही फैसला किया है। मेरी तबीयत रोज बरोज वकालत से बेजार होती जाती है। आखिर क्यों? आपकी वकालत तो 3-4 हजार से कम की नहीं। हुक्काम की खुशामद तो नहीं खलती, या कॉन्सेंस आत्मा का ख्याल है? डॉक्टर, जी नहीं, सिर्फ इसलिए कि इस पेशे में इंसान की तबीयत बेजा जरपरस्ती की तरफ मायल हो जाती है। कोई वकील कितना ही हकशिनास क्यों न हो, उसे हमदर्दी और इंसानियत से खुशी नहीं होती जो एक शरीफ आदमी को होनी चाहिए। इसके खिलाफ आपस की लड़ाइयों और दगाबाजियों से एक खास दिलचस्पी हो जाती है। वह एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता है, दैट जो लतीफ जज्बात से खाली है। मैं महानों से इसी कशमकश में पड़ा हुआ हूं और अब भी यह इरादा है कि जितनी जल्द मुमकिन हो इस पेशे को सलाम करूं। यही बातें हो रही थी कि फैजू और करतार सिंह ने सामने आकर सलाम किया। जान शंकर ने पूछा, कहो खैरियत तो है? फैजू, हुजूर, खैरियत क्या कहें? रात को किसी ने खान साहब को मार डाला। इजाद हुसैन और इरफान अली चौंक पड़े, लेकिन जान शंकर लेश मात्र भी विचलित न हुए, मानो उन्हें यह बात पहले ही मालूम थी। बोले, तुम लोग कहां थे? कहीं सैर सपाटे करने चले दिए थे या अफीम की पिंक में पड़े हुए थे? फैजू, हुजूर थे तो चौपाल में ही, पर किसी को क्या खबर की वारदात होगी? जान, क्यों खबर क्यों न थी? जो आदमी सांप को पैरों से कुचल रहा हो उसे यह मालूम होना चाहिए कि सांप के दांत जहरीले होते हैं।
जमींदारी करना सांप को नचाना है। वह सांपेरा अनाड़ी है जो सांप को काटने का मौका दे। खैर, कातिल का कुछ पता चला। फैज, जी हां, वही मनोहर अहीर है। उसने सवेरे ही थाने में जाकर इकबाल कर दिया। दोपहर को थानेदार साहब आ गए और तहकीकात कर रहे हैं। खान साहब का तार हुजूर को मिल गया था। जिस दिन खान साहब ने चरावर को रोकने का हुक्म दिया, उसी दिन गांव वालों में एका हो गया। खान साहब ने घबराकर हुजूर को तार दिया। मैं 3 बजे तारघर से लौटा तो गांव में मुकदमा लड़ने के लिए चंदे का गुट हो रहा था। रात को यह वारदात हो गई। अकस्मात प्रेमशंकर लाला प्रभाशंकर के साथ आ गए। जानशंकर को देखते ही प्रेमशंकर टूटकर उनसे गले मिले और पूछे, कब आए? सब कुशल है ना? जानशंकर ने रुखाई से उत्तर दिया, कुशल का हाल इन आदमियों से पूछिए जो अभी लखनपुर से आए हैं। गांव वालों ने गौस खां का काम तमाम कर दिया। प्रेमशंकर स्तंभित हो गए। मुंह से निकला, अरे ये कब? जान, आज ही रात को। प्रेम, बात क्या है? जान, गांव वालों की बदमाशी और सरकशी के सिवा और क्या बात हो सकती है? मैंने चरावर को रोकने का हुक्म दिया था। वहां एक बाग लगाने का विचार था। बस इतना बहाना पाकर सब खून खच्चर पर उद्यत हो गए। प्रेम, कातिल का कुछ पता चला? ज्ञान, अभी तो मनोहर ने थाने में जाकर एक बाल किया है। प्रेम, मनोहर तो बड़ा सीधा गंभीर पुरुष है। जान, जी हां, देवता था। डॉक्टर साहब ने मार्मिक भाव से देखकर कहा, यह किसी एक आदमी का खेल हारगिज नहीं है। वही मेरा भी ख्याल है। मनोहर की इतनी मजाल नहीं है कि वह अकेला यह काम कर सके। निस्संदेह सारा गांव मिला हुआ है। मनोहर को सबने तबेले का बंदर बना रखा है। देखिए थानेदार की तहकीकात का क्या नतीजा होता है। कुछ भी हो, अब मैं इस मौजे को वीरान करके ही छोड़ूंगा। क्यों फैजू, तुम्हारा क्या ख्याल है? मनोहर अकेले यह काम कर सकता है? फैजू, नहीं हुजूर, 60 वर्ष का बुढ़ा भला क्या हिम्मत करता? और कोई चाहे उसका मददगार ना हो, लेकिन उसका लड़का तो जरूरी साथ रहा होगा। करतार, वह बुढ़ा है तो क्या, बड़े जीवट का आदमी है। उसके सिवा गांव में किसी का इतना कलेजा नहीं है। जान, तुम गवार आदमी हो, इन बातों को क्या समझो? तुम्हें भंग का गोला चाहिए। डॉक्टर साहब, मामले में मुद्दई तो सरकार होगी, लेकिन आप भी मेरी तरफ से पैरवी कीजिएगा। मैंने फैसला कर लिया है कि गांव के किसी बालिग आदमी को बेदाग न छोड़ूंगा। प्रेमशंकर ने दबी जबान से कहा, अगर तुम्हें विश्वास हो कि यह एक आदमी का काम है तो सारे गांव को समेटना उचित नहीं। ऐसा न हो कि गेहूं के साथ खून भी पिस जाए। जानशंकर क्रुद्ध होकर बोले, बहुत अच्छा हो अगर आप इस विषय में अपने सत्य और न्याय के नियमों का स्वांग न रचें। ये इन्हीं की बरकत है कि आज इन दुष्टों को इतना साहस हुआ है। आप मुझे साफ साफ कहने पर मजबूर कर रहे हैं। ये सब आपके ही बल पर कूद रहे हैं। आपने प्रत्येक अवसर पर मेरे विपक्ष में उनकी सहायता की है, उनसे भाईचारा किया है और उनके सिर पर हाथ रखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपके इसी भ्रातृभाव ने उनके सिर फिरा दिए। मेरा भाई उनके दिल से जाता रहा। आपके सिद्धांतों और विचारों का मैं आदर करता हूं, लेकिन आप कड़वी नीम को दूध से सीन चढ़े हैं और आशा करते हैं कि मीठे फल लगेंगे। ऐसे कुपात्रों के साथ ऊंचे नीमों का व्यवहार कर ना दीवाने के हाथ में मशाल दे देना है। प्रेमशंकर ने फिर जबान खोली और न सिर उठाया। लाला प्रभाशंकर को ये बातें ऐसी बुरी लगी कि तुरंत उठकर चले गए, लेकिन प्रेमशंकर आत्म परीक्षा में मौन मूर्तिवत बैठे रहे। दीन देहातियों के साथ साधारण सज्जनता का बर्ताव करने का परिणाम ऐसा भयंकर हो गया है कि बिल्कुल नया अनुभव था। केवल एक आदमी की जान ही नहीं गई, वरन और भी कितने ही प्राणों के बलिदान होने की आशंका थी। भगवान उन गरीबों पर दया करो। मैंने सच्चे हृदय से उनकी सेवा नहीं की। द्वेष का भाव मुझे प्रेरित करता रहा। मैं जानशंकर को नीचा दिखाना चाहता था। यह समस्या उसी द्वेष भाव का दंड है। क्या एक लखनपुर ही अपने जमींदार के अत्याचारों से पीड़ित था? ऐसा कौन सा इलाका है कि जमींदार के हाथों रक्त के आंसू बहा रहा हो? तो लखनपुर के ही प्रति मेरी इतनी सहानुभूति क्यों प्रचंड हो गई? और फिर ऐसे अत्याचार क्या इससे पहले न होते थे? यह तो आए दिन ही होता रहता था, लेकिन कभी असामियों को छू करने की हिम्मत न पड़ती थी। इस बार वह क्यों मारकाट पर उद्यत हो गए? इन शंकाओं का उन्हें एक ही उत्तर मिलता था और वही उस उत्तर के भार को और गुरुतर बना देता था। हाय, मैंने कितने प्राणों को अपनी ईर्ष्याग्नि के कुंड में झोंक दिया। अब मेरा कर्तव्य क्या है? क्या यह आग लगाकर दूर से खड़ा तमाशा देखूं? यह सर्वथा निंद्य है। अब तो इन अभागों की यथा योग्य सहायता करनी ही पड़ेगी, चाहे ज्ञानशंकर को कितना ही बुरा लगे। इसके सिवा मेरे लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है।
प्रेमशंकर इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि मायाशंकर ने आकर कहा, चाचा जी, अम्मा कहती हैं अब तो बहुत देर हो गई, हाजीपुर में कैसे जाएगा, यहीं भोजन कर लीजिए और आज यहीं रह जाए। प्रेमशंकर शोकमय विचारों की तरंग में भूल गए कि अभी मुझे हाजीपुर लौटना है। माया को प्यार करके बोले, नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, अभी ज्यादा रात नहीं गई है, यहां रह जाऊं तो वहां बड़ा हर्ज होगा। यह कहकर वह उठ खड़े हुए। जानशंकर की ओर करुण नेत्रों से देखा और बिना कुछ कहे ही चले गए। जानशंकर ने उनकी तरफ ताका भी नहीं। उनके जाने के बाद डॉक्टर महोदय बोले, मैं तो इनकी बड़ी तारीफ सुना करता था, पर पहली ही मुलाकात में अर्जपेंजा कार्य तबीयत आसूदा हो गई, कुछ क्रुद्ध से मालूम होते हैं। जगान बड़े भाई हैं, उनकी क्या न कहूं। कुछ दिनों अमेरिका क्या रहे आए हैं, गोया हक और इंसाफ का ठेका लिया है। हालांकि अभी तक अमेरिका में भी यह ख्यालात अमल के मैदान से कोसों दूर है। दुनिया में इन ख्यालों के चर्चे हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। देखना सिर्फ यह है कि यह कहां तक अमल में लाए जा सकते हैं। मैं खुद इन उसूलों का कायल हूं, पर मेरे ख्याल में अभी बहुत दिनों तक इस जमीन में यह बीज सरसब्ज नहीं हो सकता है। इसके बाद कुछ देर इस दुर्घटना के संबंध में बातचीत होती रही। जब डॉक्टर साहब और इजाद हुसैन चले गए, तब जानशंकर घर में जाकर बोले, देखा भाई साहब ने लखनपुर में क्या गुल खिलाया। अभी खबर आई है कि गौस खां को लोगों ने मारा डाला। दोनों सत्रियां हक्की बक्की होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। जानशंकर ने फिर कहा, वो वर्षों से वहां जा जाकर असामियों से जाने क्या कहते थे, न जाने है क्या सिखाते थे, जिसका यह नतीजा निकला है। मैंने इस बिन के वहां आने जाने की पाई तो उसी वक्त मेरे कान खड़े हुए और मैंने इनसे विनती की थी कि आप गवारों को अधिक सिरन चढ़ाए। उन्होंने मुझे भी वचन दिया कि इनसे कोई संबंधन रखूंगा, लेकिन अपने आगे किसी की समझदेहीन मुझे भय है कि इस मामले में वह भी न फंस जाए। पुली वाले एक कट्टर होते हैं, वह किसी न किसी मोटे असामी को जरूर फांसेंगे। गांव वालों पर जहां सख्ती की किसी के सब खुल पड़ेंगे और सारा अपराध भाई साहब के सिर डाल देंगे। श्रद्धा ने जानशंकर की ओर कातर नजरों से देखा और सिर झुका लिया, अपने मन के भावों को प्रकट न कर सकी। विद्या ने कहा, तुम जरा थानेदार के पास क्यों नहीं चले जाते, जैसे बने उन्हें राजी कर लो। जान, हाँ कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक छोटे आदमी की खुशामद करना, उसके नखरे उठाना कितने अपमान की बात है। भाई साहब को ऐसा न समझता था। श्रद्धा ने सिर झुकाए हुए सरोष स्वर में कहा, पुलिस वाले उन पर जो अपराध लगाए, वह ऐसे आदमी नहीं है कि गांव वालों को बहकाते फिरें, बल्कि अगर गांव वालों की नीयत उन्हें पहले मालूम हो जाती तो यह नौबत ही ना आती। तुम्हें थानेदार की खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं मीर, आप कर सकते हैं। विद्या, मैं तुम्हें बराबर समझाती आती थी कि देहातियों से रार न बढ़ाओ। बिल्ली भी भागने को सह नहीं पाती तो शेर हो जाती है, लेकिन तुमने कभी कान ही न दिए। जान, कैसी बेसिर पैर की बातें करती हो। मैं इन टकटके किसानों से दबता फिरूं, जमींदार न हुआ कोई चरकटा हुआ। उनकी मजाल थी कि मेरे मुकाबले में खड़े होते। हां, जब अपने ही घर में आग लगाने वाले मौजूद हो तो जो कुछ ना हो जाए वह थोड़ा है। मैं एक नहीं 100 बार कहूंगा कि अगर भाई साहब ने इन्हें सिर न चढ़ाया होता तो आज इनके हौसले इतने न बढ़ते। सारा शहर जिसकी पूजा करता है उसे तुम घर में आग लगाने वाले कहते हो। जान, यही लोक सम्मान तो सारे उपद्रवों का कारण है। श्रद्धा और ज्यादा न सुन सकी, उठकर अपने कमरे में चली गई। तब जानशंकर ने कहा, मुझे तो इनके फंसने में जरा संदेह नहीं है। विद्या, तुम अपनी ओर से उनके बचाने में कोई बात उठा न रखना, यह तुम्हारा धर्म है। आगे विधाता ने जो लिखा है वह तो होगा ही। जनान, भाभी की तबीयत का कुछ और ही रंग दिखाई देता है। विद्या, तुम उनका स्वभाव जानते नहीं। वह चाहे दादाजी के साये से भी भागे, पर उनके नाम पर जान देती है, हृदय से उनकी पूजा करती है। ज्ञान इधर भी चलती है, उधर भी। विद्या इधर लोक लाज से चलती है, हृदय उधर ही है। तो फिर मुझे कोई ही उपाय सोचना पड़ेगा। विद्या, ईश्वर के लिए ऐसी बातें मुझसे न किया करो। श्रद्धा की बातों से पहले तो ज्ञानशंकर को शंका हुई, लेकिन विचार करने पर यह शंका निवृत्त हो गई, क्योंकि इस मामले में प्रेम शंकर का अभियुक्त हो जाना अवश्यंभावी था। ऐसी अवस्था में श्रद्धा के निर्बल क्रोध से ज्ञानशंकर को कोई हानि न हो सकती थी। ज्ञानशंकर ने निश्चय किया कि इस विषय में मुझे हाथ पैर हिलाने की कोई जरूरत नहीं है, सारी व्यवस्था मेरे इच्छानुकूल है। थानेदार स्वार्थवश इस मामले को बढ़ाएगा, यानी सारे गांव को फंसाने की चेष्टा करेगा और उसका सफल होना असंदिग्ध है। गांव में कितनी ही कहो, पर कोई न कोई मुखबिर निकल ही आएगा।
थानेदार ने लखनपुर के जमींदारी दफ्तर की जांच पड़ताल अवश्य ही की होगी। वहां मेरे ऐसे 2-4 पत्र अवश्य ही निकल आएंगे जिनसे गांव वालों के साथ भाई साहब की सहानुभूति और सदिच्छा सिद्ध हो सके। मैंने अपने कई पत्रों में गौस खां को लिखा है कि भाई साहब का ये व्यवहार मुझे पसंद नहीं। हाँ, एक बात हो सकती है, संभव है कि गांव वाले रिश्वत देकर अपना अगला छुड़ा ले और थानेदार अकेले मनोहर का चालान करे, लेकिन ऐसे संगीन मामले में थानेदार को इतना साहस नहीं हो सकता। वह यथासाध्य ही इस घटना को महत्वपूर्ण सिद्ध करेगा। भाई साहब से अधिकारी वर्ग उनके निर्भय लोकवाद के कारण पहले से ही बदगुमान हो रहे हैं। सब इंस्पेक्टर उन्हें इस षड्यंत्र का प्रेरक साबित करके अपना रंग जरूर जमाएगा। अभियोग सफल हो गया तो उसकी तरक्की भी होगी, पारितोषिक भी मिलेगा। गांव वाले कोई बड़ी रकम देने की सामर्थ्य नहीं रखते और थानेदार छोटी रकम के लिए अपनी आशाओं की मिट्टी में न मिलाएगा। बंधु विरोध का विचार मिथ्या है। संसार में सब अपने लिए जीते और मरते हैं। भावुकता के फेर में पड़कर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना हास्यजनक है। जानशंकर का अनुमान अक्षत्य निकला। लखनपुर के खाया सभी बालिग आदमियों का चालान हुआ। बिसेसर साह को ठेक तक की धमकी ने भेदिया बना दिया। जमींदारी दफ्तर का भी निरीक्षण हुआ। एक सप्ताह पीछे हाजीपुर में प्रेमशंकर की खाना तलाशी हुई और वह हिरासत में ले लिए गए। संध्या आकाश में था। जानशंकर मुन्नू को साथ लिए हवा खाने जा रहे थे कि डॉक्टर इरफान ने यह समाचार कहा। जानशंकर के खड़े हो गए और आंखों में आंसू भर। एक क्षण के लिए बंधु प्रेम ने क्षुद्र भावों को दबा दिया, लेकिन ज्यों ही जमानत का प्रश्न सामने आया, यह आवेग शांत हो गया। घर में खबर हुई तो कुहराम मच गया। श्रद्धा मूर्छित हो गई। बड़ी बहू तसल्ली देने आई। मुन्नू भी भीतर चला गया और मां की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रेमशंकर शहर से कुछ ऐसे अलग रहते थे कि उनका शहर के बड़े लोगों से बहुत कम परिचय था। वह रईसों से बहुत कम मिलते जुलते थे। कुछ विद्वजनों ने पत्रों में कृषि संबंधी लेख अवश्य देखे थे और उनकी योग्यता के कायल थे, किंतु उन्हें झक्की समझते थे। उनके सच्चे शुभ चिंतकों में अधिकांश कॉलेज के नवयुवक या दफ्तरों के कर्मचारी या देहातों के लोग थे। उनके हिरासत में आने की खबर पाते ही हजारों आदमी एकत्र हो गए और प्रेमशंकर के पीछे पीछे पुलिस स्टेशन तक गए, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा न था जो जमानत देने का प्रयत्न कर सकता। लाला प्रभाशंकर ने सुना तो उन्मत्त की भांति दौड़े हुए जानशंकर के पास जाकर बोले, बेटा तुमने सुना ही होगा, कुल मर्यादा मिट्टी में मिल गई। भैया की आत्मा को इस समय कितना दुख हो रहा होगा। जिस मान प्रतिष्ठा के लिए हमने जायदादें बर्बाद कर दी, वह आज नष्ट हो गई। हाय, भैया जीवन पर्यंत कभी अदालत के द्वार पर नहीं गए। घर में चोरियां हुई, लेकिन कभी थानों में इत्तला तक ननकी की तहकीकात होगी और पुलिस दरवाजे पर आएगी। आज उन्हीं का प्रिय पुत्र। क्यों बेटा, जमानत न होगी? जानशंकर इस कातर अधीरता पर रुष्ट होकर बोले, मालूम नहीं हाकिमों की मर्जी पर है। प्रभा, तो जाकर हाकिमों से मिलते क्यों नहीं? कुछ तुम्हें भी अपनी इज्जत की फिक्र है या नहीं? चांद, कहना बहुत आसान है, करना कठिन है। प्रभा, भैया कैसी बातें करते हो? यहां के हाकिमों में तुम्हारा कितना मान है? बड़े साहब तक तुम्हारी कितनी खातिर करते हैं। ये लोग किस दिन काम आएंगे? क्या इसके लिए कोई दूसरा अवसर आएगा? जान, अगर आपका यह आशय है कि मैं जाकर हाकिमों की खुशामद करूं, उनसे रियायत की याचना करूं, तो यह मुझसे नहीं हो सकता। मैं उनके खोदे हुए गड्ढे में नहीं गिरना चाहता। मैं किस दावे पर उनकी जमानत कर सकता हूं, जब मैं जानता हूं कि वह अपनी टेक नहीं छोड़ेंगे और मुझे भी अपने साथ ले डूबेंगे। प्रभाशंकर ने लंबी सांस भरकर कहा, हाँ भगवान, ये भाई भाइयों का हाल है। मुझे मालूम न था कि तुम्हारा हृदय इतना कठोर है। तुम्हारा सगा भाई आफत में पड़ा है और तुम्हारा कलेजा जरा भी नहीं पसीजता। खैर, कोई चिंता नहीं। अगर मेरी सामर्थ्य से बाहर नहीं है तो मेरे भाई के पुत्र मेरे सामने ही अपमानित न हो पाएगा। जानशंकर को अपने चाचा की दयाद्रता पर क्रोध आ रहा था। वह समझते थे कि केवल मेरी अवहेलना करने के लिए यह इतने प्रगल्भ हो रहे हैं। इनकी इच्छा है कि मुझे अधिकारियों की दृष्टि में गिरा दें। लेकिन प्रभाशंकर बनावटी भावों के मनुष्य न थे। वह प्रतिष्ठा पर अपने प्राण तक समर्पण कर सकते थे। उनमें वह गौरव प्रेम था जो स्वयं उपवास करके आतिथ्य सत्कार को अपना सौभाग्य समझता था, जो भाषो इस देश से लुप्त हो गया है। धन उनके विचार में केवल मान मर्यादा की रक्षा के लिए था, भोग विलास और इंद्रिय सेवा के लिए नहीं। उन्होंने तुरंत जाकर कपड़े पहने, चोगा पहना, अमामा बांधा और एक पुराने रईस के वेश में मैजिस्ट्रेट के पास जा पहुंचे। रात के 8 बजे चुके थे। इसकी जरा भी परवाह न की।
साहब के सामने उन्होंने जितनी दीनता प्रकट की, जितने विनीत शब्दों में अपनी संकट कथा सुनाई, जितनी नीच खुशामद की, जिस भक्ति से हाथ बांधकर खड़े हो गए, अमामा उतारकर साहब के पैरों पर रख दिया और रोने लगे। अपने कुल मर्यादा की जो गाथा गाई और उसकी राजभक्ति के जो प्रमाण दिए, उसे एक नवशिक्षित युवक अत्यंत लज्जाजनकहीन ही बल्कि हास्यास्पद समझता। लेकिन साहब बसीज गए। जमानत लेने का वादा किया पर रात हो जाने के कारण उस वक्त कोई कार्यवाही न हो सकी। प्रभाशंकर यहां से निराश लौटे। उनकी यह इच्छा कि प्रेमशंकर हिरासत में रात को न रहें पूरी न हो सकी। रात भर चिंता में पड़े हुए कर वटे बदलते रहे। भैया की आत्मा को कितना कष्ट हो रहा होगा। कई बार उन्हें ऐसा धोखा हुआ कि भैया द्वार पर खड़े रो रहे हैं। हाय, बेचारे प्रेमशंकर पर क्या बीत रही होगी। तंग अंधेरी दुर्गंध युक्त कोठरी में पड़ा होगा, आंखों में आंसू न थमते होंगे। इस वक्त उससे कुछ न खाया गया होगा। वहां के सिपाही और चौकीदार उसे दिख कर रहे होंगे। मालूम नहीं पुलिस वाले उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। न जाने उससे क्या कहलाना चाहते हो। इस विभाग में जाकर आदमी पशु हो जाता है। मेरा दयाशंकर कैसा सुशील लड़का था। जब से पुलिस में गया है मिजाज ही और हो गया। अपनी स्त्री तक की बात नहीं पूछता। अगर मुझ पर कोई मामला आ पड़े तो मुझसे बिना रिश्वत लिए न रहे। अब प्रेमशंकर पुलिस वालों की बातों में ना आता होगा और वह सबके सब उसे और भी कष्ट दे रहे होंगे। भैया इस पर जान देते थे, कितना प्यार करते थे, और आज इसकी यह दशा। प्रातःकाल प्रभाशंकर फिर मैजिस्ट्रेट के बंगले पर गए। मालूम हुआ कि साहब शिकार खेलने चले गए हैं। वहां से पुलिस के सुप्रिंटेंडेंट के पास गए। ये महाशय अभी निद्रा में मग्न थे। उनसे 10 बजे के पहले भेंट होने की संभावना ना थी। बेचारे यहां से भी निराश हुए और तीसरे पहर तक बेदाना बेपानी हैरान परेशान इधर उधर दौड़ते रहे। कभी इस दफ्तर में जाते, कभी उस दफ्तर में। उन्हें आश्चर्य होता था कि दफ्तरों के छोटे कर्मचारियों क्यों इतने बेमुरौवत और निर्दय होते हैं। सीधी बात करनी तो दूर रही, खोटी खरी सुनाने में भी संकोच नहीं करते। अंत में 4 बजे मैजिस्ट्रेट ने जमानत मंजूर की, लेकिन 1000-2000 की नहीं, पूरे 10,000 की, वह भी नकद। प्रभाशंकर का दिल बैठ गया। एक बड़ी सांस लेकर वहां से उठे और धीरे धीरे घर चले, मानो शरीर निर्जीव हो गया है। घर आकर वह चारपाई पर गिर पड़े और सोचने लगे, 10,000 का प्रबंध कैसे करूं? इतने रुपये मुझे विश्वास पर कौन देगा? तो क्या जायदाद रहन रख दूं? हाँ, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। मगर घर वाले किसी तरह राजी न होंगे। घर में लड़ाई ठन जाएगी। बहुत देर तक इसी हैस बैस में पड़े रहे। भोजन का समय आ पहुंचा। बड़ी बहू बुलाने आई। प्रभाशंकर ने उनकी ओर विनीत भाव से देखकर कहा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बड़ी बहू, कैसी भूख है जो लगती नहीं? कल रात नहीं खाया, दिन को नहीं खाया, क्या इस चिंता में प्राण दे दोगे? जिन्हें चिंता होनी चाहिए, जो उनका हिस्सा उड़ाते हैं, उनके माथे पर तो बल तक नहीं है और तुम दाना पानी छोड़े बैठे हो। अपने साथ घर के प्राणियों को भी भूखों मार रहे हो। प्रभाशंकर ने सजल नेत्र होकर कहा, क्या करूं, मेरी तो भूख प्यास बंद हो गई है। कैसा सुशील, कितना कोमल प्रकृति, कितना शांतचित्त लड़का है। उसकी सूरत मेरी आंखों के सामने फिर रही है। भोजन कैसे करूं? विदेश में था तो भूल गए थे, उसे खो बैठे थे, पर खोए रत्न को पाने के बाद उसे चोरों के हाथ में देखकर सब्र नहीं होता। बड़ी बहू, लड़का तो ऐसा है कि भगवान सबको दे। बिल्कुल वही लड़कपन का स्वभाव है, वही भोलापन, वही मीठी बातें, वही प्रेम। देखकर छाती फूल उठती है। घमंड तो छू तक नहीं गया, पर दाना पानी छोड़ने से तो काम न चलेगा। चलो कुछ थोड़ा सा खा लो। प्रभाशंकर, 10,000 नकद जमानत मांगी गई है। बड़ी बहू, जानू से कहते क्यों नहीं कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। प्रेमू का नफा क्या श्रद्धा के भोजन वस्त्रों में ही खर्च हो जाता है। प्रभाशंकर, उससे क्या कहूं, सुने भी। वह पश्चिमी सभ्यता का मारा हुआ है, जो लड़के को बालिग होते ही माता पिता से अलग कर देती है। उसने वह शिक्षा पाई है जिसका मूल तत्व स्वार्थ है। उसमें अब दया, विनय, सौजन्य कुछ भी नहीं रहा। वह अब केवल अपनी इच्छाओं का, इंद्रियों का दास है। बड़ी बहू, तो तुम इतने रुपए का क्या बंदोबस्त करोगे? प्रभाशंकर, क्या कहूं, किसी से ऋण लेना पड़ेगा। बड़ी बहू, ऐसा जान पड़ता है कि थोड़ा सा हिस्सा जो बचा हुआ है उसे भी अपने सामने ही ठिकाने लगा दोगे। ये तो कभी नहीं देखा कि जो रुपये एक बार लिए गए वह फिर दिए गए हों। बस जमीन के ही माथे जाती है। प्रभाशंकर, जमीन मेरी गुलाम है, मैं जमीन का गुलाम नहीं हूं। बड़ी बहू, मैं कर्ज न लेने दूंगी, जाने कैसा पड़े। कैसा न पड़े है, अंत में सब बोझ तो हमारे ही सिर पड़ेगा। लड़कों को कहीं बैठने का ठाव भी न रहेगा।
प्रभाशंकर ने पत्नी की ओर कठोर दृष्टि से देखकर कहा, मैं तुमसे सलाह नहीं लेता हूं और न तुमको इसका अधिकारी समझता हूं। तुम उपकार को भूल जाओ, मैं नहीं भूल सकता। मेरा खून सफेद नहीं है। लड़कों की तकदीर में आराम लिखा होगा, आराम करेंगे, तकलीफ लिखी होगी, तकलीफ भोगेंगे। मैं उनकी तकदीर नहीं हूं। आज दयाशंकर पर कोई बात आ पड़े तो गहने बेच डालने में भी किसी को इनकार न होगा। मैं प्रेमू को दयाशंकर से जौ भर भी कम नहीं समझता। बड़ी बहू ने फिर भोजन करने के लिए अनुरोध किया और प्रभाशंकर फिर नहीं करने लगे। अंत में उसने कहा, आज कद्दू के कबाब बने हैं। मैं जानती कि तुम खाओगे तो क्यों बनवाती। प्रभाशंकर की उदासीनता लुप्त हो गई। उत्सुक होकर बोले, किसने बनाए हैं? बड़ी बहू ने। प्रभा, अच्छा तो थाली परसाओ। भूख तो नहीं है पर 2-4 कौर खा ही लूंगा। भोजन के पश्चात प्रभाशंकर फिर उसी चिंता में मगन हुए। रुपये कहां से लाए? बेचारे प्रेमशंकर को आज फिर हिरासत में रात काटनी पड़ी। बड़ी बहू ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि मैं कर्ज न लेने दूंगी और यहां कर्ज के सिवा और कोई तदबीर न थी। आज लाला जी फिर सारी रात जागते रहे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि घर वाले चाहे जितना विरोध करे पर मैं अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करूंगा। भोर होते ही वह सेठ दीनानाथ के पास जा पहुंचे और अपनी विपत्ति कथा कह सुनाई। सेठ जी से उनका पुराना व्यवहार था। उन्हीं की बदौलत सेठ जी जमींदार हो गए थे। मामला करने पर राजी हो गए। लिखा पड़ी हुई और 10 बजते बजते प्रभाशंकर के हाथों में 10,000 की थैली आ गई। वह ऐसे प्रसन्न थे मानो कहीं पड़ा हुआ धन मिल गया हो। गदगद होकर बोले, सेठ जी किन शब्दों में आपका धन्यवाद दूं। आपने मेरे कुल की मर्यादा रख ली। भैया की आत्मा स्वर्ग में आपका यश गाएगी। यहां से वह सीधे कचहरी गए और जमानत के रुपये दाखिल कर दिए। इस समय उनका हृदय ऐसा प्रफुल्लित था जैसे कोई बालक मेला देखने जा रहा हो। इस कल्पना से उनका कलेजा उछल पड़ता था कि भैया मेरी भक्ति पर कितने मुग्ध हो रहे होंगे। 11 बजे का समय था। मैजिस्ट्रेट के इजलास पर लखनपुर के अभियुक्त हाथों में हथकड़ियां पहने खड़े थे। शहर के सहस्रों मनुष्य इन विचित्र जीवधारियों को देखने के लिए एकत्र हो गए थे। सभी मनोहर को एक निगाह देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे। कोई उसे धिक्कारता था, कोई कहता था अच्छा किया, अत्याचारियों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। सामने एक वृक्ष के नीचे बिलासी मन मारे बैठी हुई थी। बलराज के चेहरे पर निर्भयता झलक रही थी। डपत सिंह और दुखरन भगत चिंतित दिख पड़ते थे। कादिर खान धैर्य की मूर्ति बने हुए थे, लेकिन मनोहर लज्जा और पश्चाताप से उद्विग्न हो रहा था। वह अपने साथियों से आंख न मिला सकता था। मेरी ही बदौलत गांव पर यह आफत आई है, यह ख्याल उसके चित्त से एक क्षण के लिए भी न उतरता था। अभियुक्तों से जरा हटकर बिसेसर साह खड़े थे, ग्लानी की सजीव मूर्ति बने। पुलिस के कर्मचारी उन्हें इस प्रकार घेरे थे जैसे किसी मदारी को बालक वृंद घेरे रहते हैं। सबसे पीछे प्रेमशंकर थे, गंभीर और अदम्य। मैजिस्ट्रेट ने सूचना दी, प्रेमशंकर जमानत पर रिहा किए गए। प्रेमशंकर ने सामने आकर कहा, मैं इस दया दृष्टि के लिए आपका अनुग्रहित हूं, लेकिन जब मेरे ये निरपराध भाई बेड़ियां पहने खड़े हैं तो मैं उनका साथ छोड़ना उचित नहीं समझता। अदालत में हजारों ही आदमी खड़े थे। सब लोग प्रेमशंकर को विस्मित होकर देखने लगे। प्रभाशंकर करुणा से गदगद होकर बोले, बेटा मुझ पर दया करो। कुछ मेरी दौड़ धूप, कुछ अपनी कुल मर्यादा और कुछ अपने संबंधियों के शाक विलाप का ध्यान करो। तुम्हारे इस निश्चय से मेरा हृदय फटा जाता है। प्रेमशंकर ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, चाचा जी, मैं आपके पितृवत प्रेम और सदिच्छा का हृदय से अनुग्रहित हूं। मुझे आज जात हुआ कि मानव हृदय कितना पवित्र, कितना उदार, कितना वात्सल्यमय हो सकता है। पर मेरा साथ छूटने से इन बेचारों की हिम्मत टूट जाएगी। ये सब हताश हो जाएंगे। इसलिए मेरा इनके साथ रहना परमावश्यक है। मुझे यहां कोई कष्ट नहीं है। मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे इन दिनों को तस्कीन और तसल्ली देने का अवसर प्रदान किया। मेरी आपसे एक और विनती है, मेरे लिए वकील की जरूरत नहीं है। मैं अपनी निर्दोषता स्वयं सिद्ध कर सकता हूं। हाँ, यदि हो सके तो आप इन बेजबानों के लिए कोई वकील ठीक कर लीजिएगा, नहीं तो संभव है कि इनके ऊपर अन्याय हो जाए। लाला प्रभाशंकर हतोत्साह होकर इजलास के कमरे से बाहर निकल आए। इस मुकदमे ने सारे शहर में हलचल मचा दी। जहां देखिए ये चर्चा थी, सभी लोग प्रेमशंकर के आत्म बलिदान की प्रशंसा 100 मुंह से कर रहे थे। यद्यपि प्रेमशंकर ने स्पष्ट कर दिया था कि मेरे लिए किसी वकील की जरूरत नहीं है, पर लाला प्रभाशंकर का जी न माना। उन्हें भय था कि वकील के बिना काम बिगड़ जाएगा।
नहीं, कदापि नहीं हो सकता। कहीं मामला बिगड़ गया तो लोग यही कहेंगे कि लोभ के मारे वकील नहीं किया, जिन्होंने उसी का फल है। अपने मन में यही पछतावा होगा। अतएव वह सारे शहर के नामी वकीलों के पास गए, लेकिन कोई भी इस मुकदमे की पैरवी करने पर तैयार न हुआ। किसी ने कहा मुझे अवकाश नहीं है, किसी ने कोई और ही बहाना करके टाल दिया। सबको विश्वास था कि अधिकारी वर्ग प्रेमशंकर से कुपित हो रहे हैं। उनकी वकालत करना स्वार्थ नीति के विरुद्ध है। प्रभाशंकर का यह प्रयास सफल न हुआ तो उन्होंने अन्य अभियुक्तों के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। उनकी सहानुभूति अपने परिवार तक ही सीमित थी। अभियोग तैयार हो गया और मैजिस्ट्रेट इजलास में पेशियां होने लगीं। थानेदार का बयान हुआ, फैजू का बयान हुआ, तहसीलदार, चपरासियों और चौकीदारों के इजहार लिए गए। 8वें दिन जानशंकर इजलास के सामने आकर खड़े हुए। प्रभाशंकर को ऐसा दुख हुआ कि वह कमरे के बाहर चले गए और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे। सगे भाइयों में यह वैमनस्य। पुलिस का पक्ष सिद्ध करने के लिए एक भाई दूसरे भाई के विरुद्ध साक्षी बने। दर्शकों को भी कौतूहल हो रहा था कि देखें इनका क्या बयान होता है। सब टकटकी लगाए उनकी ओर ताक रहे थे। पुलिस को विश्वास था कि इनका बयान प्रेमशंकर के लिए ब्रह्मफांस बन जाएगा, लेकिन उनको और उनसे अधिक दर्शकों को कितना विस्मय हुआ जब जानशंकर ने लखनपुर वालों पर अपने दिल का बुखार निकाला, प्रेमशंकर का नाम तक न लिया। सरकारी वकील ने पूछा, आपको मालूम है कि प्रेमशंकर उस मुस्तंकफ में अक्सर आया जाया करते थे? उनका उस गांव में आधा हिस्सा है। वकील, आप जानते हैं कि जब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का दौरा हुआ था तब प्रेमशंकर ने लखनपुर वालों की बेगार बंद करने की कोशिश की थी और तहसीलदार से लड़ने पर आमादा हो गए थे। जान, मुझे इसकी खबर नहीं। वकील, आप ये तो जानते ही हैं कि जब आपने बेशी लगान का दावा किया था तब प्रेमशंकर ने गांव वालों को 4 रुपये मुकदमे की पैरवी करने के लिए दिए थे। जान, मुझे इस विषय में कुछ नहीं मालूम है। जानशंकर की गवाही हो गई। सरकारी वकील का मुंह लटक गया, लेकिन दर्शकगण एक स्वर से कहने लगे, फिर भी भाई ही है, चाहे एक दूसरे के खून का प्यासा क्यों न हो। इसके बाद मिस्टर ज्वाला सिन्हा इजलास पर आए। उन्होंने कहा, मैं यहां कई साल तक हाकिम बना रहा। लखनपुर मेरे ही इलाके में था। कई बार वहां दौरा करने गया। याद नहीं आता कि वहां गांव वालों से रसद या बेगार के बारे में उससे ज्यादा झंझट हुआ हो जितना दूसरे गांव में होता है। मेरे इजलास में एक बार बाबू जानशंकर ने इजाफा लगान का दावा किया था, लेकिन मैंने उसे खारिज कर दिया था। सरकारी वकील, आपको मालूम है कि उस मामले की पैरवी के लिए प्रेमशंकर ने लखनपुर वालों को जस्ट रुपए दिए थे। ज्वाला सिन्हा मालूम है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं उनको ये रुपए किसी दूसरे आदमी ने गांव वालों की मदद के लिए दिए थे। वकील, आपको ये तो मालूम ही होगा कि प्रेमशंकर की उस गांव में बहुत आमदरफ्त रहती थी। ज्वाला, हाँ, वह ताउन या दूसरी बीमारियों के अवसर पर अक्सर वहां जाते थे। यह गवाही भी पूरी हो गई। सरकारी वकील के सभी प्रश्न व्यर्थ सिद्ध हुए। तब बिसेसर साहा इजलास पर आए। उनका बयान बहुत विस्तृत, क्रमबद्ध और सारगर्भित था, मानो किसी उपन्यासकार ने इस परिस्थिति की कल्पनापूर्ण रचना की हो। सबको आश्चर्य हो रहा था कि अपर गवार में इतना वाक चातुर्य कहां से आ गया। उसके घटना प्रकाश में इतनी वास्तविकता का रंग था कि उस पर विश्वास न करना कठिन था। गौस खां के साथ गांव वालों का शत्रु भाव, बेगार के अवसरों पर उससे हुज्जत और तकरार, चरावर को रोक देने पर गांव वालों का उत्तेजित हो जाना, रात को सब आदमियों का मिलकर गौस खां का वध करने की तदबीरें सोचना, इन सब बातों की अत्यंत विशद विवेचना की गई थी। मुख्यतः षड्यंत्र रचना का वर्णन ऐसा मूर्तिमान और मार्मिक था कि उस पर चाणक्य भी मुग्ध हो जाता। रात को 9 बजे मनोहर ने आकर कादिर खां से कहा, बैठे क्या हो? चरावर रोक दी, चुप लगाने से काम न चलेगा, इसका कुछ उपाय करो। कादिर खां चौकी पर बैठे नमाज पढ़ने के लिए वजू कर रहे थे। बोले, बैठ जाओ अकेले, हम तुम क्या बना लेंगे? जब मुसल्लम गांव की राय हो तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो इसी तरह कारिंदा हमको दबाता जाएगा। एक दिन खेत से भी बेदखल कर देगा, जाके दुखरन भगत को बुला लाओ। मनोहर दुखरन के घर गए। मैं भी मनोहर के साथ गया। दुखरन ने कहा, मेरे पैर में कांटा लग गया है, मैं चल नहीं सकता। खान साहब को यहीं बुला लाओ। मैं जाकर कादिर खां को बुला लाया। मनोहर डपट सिंह और कल्लू को बुला लाए। कादिर खां ने कहा, हम लोग गवार है, अपने मन में कोई बातें करेंगे, तुम न जाने चित्त पड़े या पट, चलकर बाबू प्रेमशंकर से सलाह लो। डपट सिंह बोले, उनके पास जाने की क्या जरूरत है, मैं जाकर उन्हें बुला लाऊंगा।
दूसरे दिन सांझ को बाबू प्रेमशंकर एक्के पर सवार हो आए। मैं दुकान बढ़ा रहा था। मनोहर ने आकर कहा, चलो बाबू साहब आए हैं। मैं मनोहर के साथ कादिर के घर गया। प्रेमशंकर ने कहा, खान बाबू मेरे भाई हैं तो क्या ऐसे भाई की गर्दन काट लेनी चाहिए? कादिर ने कहा, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा बैर तो गौस खां से है। इस हत्यारे ने इस गांव में हम लोगों का रहना मुश्किल कर दिया है। अब आप बताइए हम क्या करें? मनोहर ने कहा, यह बेइज्जती नहीं सही जाती। प्रेमशंकर बोले, मर्द होकर के इतना अपमान क्यों सहते हो? एक हाथ में तो काम तमाम होता है। कादिर खान ने कहा, कर तो डालें पर सारा गांव बद जाएगा। प्रेमशंकर बोले, ऐसी नादानी क्यों करो, सब मिलकर नाम किसी एक आदमी का ले लो। अकेले आदमी का यह काम भी नहीं है, 3-3 प्यादे हैं। गौस खान खुद बलवान आदमी है। कादिर खान बोले, जो कहीं सारा गांव फंस जाए तो? प्रेमशंकर ने कहा, ऐसा क्या अंधेर है? वकील लोग किस मर्ज की दवा है? इसी बीच में मैं खाना खाने घर चला आया। प्रेमशंकर रात को ही एक्के पर लौट गए। रात को 10 बजे मुझे कुछ खटका हुआ। घर के चारों ओर घूमने लगा कि इतने में कई आदमी जाते दिखाई दिए। मैं समझ गया कि हमारे ही साथी हैं। कादिर का नाम लेकर पुकारा। कादिर ने कहा, सामने से हट जाओ, टोंक मत मारो, चुपके से जाकर पढ़ रहो। कादिर खान से अब नम रहा गया। बिसेसर शाह की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, बिसेसर ऊपर अल्लाह है, कुछ उनका भी डर है। सरकारी वकील ने कहा, चुप रहो, नहीं तो गवाह पर बेजा दबाव डालने का दूसरा दफा लग जाएगा। संध्या का समय ये लोग हिरासत में बैठे हुए इधर उधर की बातें कर रहे थे। मनोहर अलग एक कोठरी में रखा गया था। कादिर ने प्रेमशंकर से कहा, मालिक आप तो हक नाहक इस आफत में फंसे। हम लोग ऐसे अभागे हैं कि जो हमारी मदद करता है उस पर भी आंचा जाती है। इतनी उम्र गुजर गई, सैकड़ों पढ़े लिखे आदमियों को देखा, पर आपके सिवा और कोई ऐसा न मिला जिसने हमारी गर्दन पर छुरी न चलाई हो। विद्या की दुनिया बड़ाई करती है। हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि विद्या पढ़कर आदमी और भी छली कपटी हो जाता है। वह गरीब का गला रेतना सिखा देती है। आपको अल्लाह ने सच्ची विद्या दी थी, उसके पीछे लोग आपके भी दुश्मन हो गए। दुखरन ये सब मनोहर की करनी है, गांव भर को डूबा दिया। बलराज न जाने उनके सिर कौन सा भूत सवार हो गया। गुस्सा हमें भी आया था, लेकिन उनको तो जैसे नशा चढ़ जाए। डपट चरावर की बिसात ही क्या थी, उसके पीछे यह तूफान। यारो ऐसी बातें न करो, बेचारे ने तुम लोगों के लिए, तुम्हारे हक की रक्षा करने के लिए सब कुछ किया। उसकी हिम्मत और जीवन की तारीफ तो नहीं करते और उसकी बुराई करते हो। हम सब के सब कायर है, वही एक मर्द है। कल्लू बिसेसर की मति ही उल्टी हो गई। दुखरन बयान क्या देता है, जैसे तोता पढ़ रहा है। डपट क्या जाने किसके लिए इतना डरता है, कोई आगे पीछे भी तो नहीं है। कल्लू अगर यहां से छूटा तो बच्चों के मुंह में कालिख लगा के गांव भर में घुमाऊंगा। डपट ऐसा कंजूस है कि भिखमंगे को देखता है तो छुछूदर की तरह घर में जाकर दबक जाता है। कल्लू सहुआइन उसकी भी नानी है। बिसेसर तो चाहे एक कौड़ी फेंक भी दे। वह अकेली दुकान पर रहती है तो गालियां छोड़ और कुछ नहीं देती। पैसे का सौदा लेने जाओ तो धेले का देती है। ऐसी डांडी मारती है कि कोई परख ही नहीं सकता। बलराज क्यों कादिर दादा, काले पानी जाकर लोग खेती बाड़ियां करते हैं ना। कादिर सुना है वहां ऊख बहुत होती है। बलराज तब तो चांदी है, खूब उग बोएंगे। कल्लू लेकिन दादा तुम 14 बरस थोड़े ही जियोगे, तुम्हारी कब्र काले पानी में ही बनेगी। कादिर हम तो लौट आना चाहते हैं, जिसमें अपनी हडावर यही दफन हो। वहां तुम लोग न जाने मिट्टी की क्या गत करो। दुखरन भाई मरने जीने की बात मत करो। मनाओ कि भगवान सबको जीता जागता फिर अपने बाल बच्चों में ले आए। बलराज कहते हैं वहां पानी बहुत लगता है। दुखरन ये सब तुम्हारे बाप की करनी है। मारा, गांव भर का सत्यानाश कर दिया। अकस्मात कमरे का द्वार खुला और जेल के दारोगा ने आकर कहा, बाबू प्रेमशंकर आपके ऊपर से सरकार ने मुकदमा उठा लिया, आप परी हो गए। आपके घर वाले बाहर खड़े हैं। प्रेमशंकर को ग्रामीणों के सरल वार्तालाप में बड़ा आनंद आ रहा था। चौंक पड़े। ज्ञानशंकर और ज्वाला सिंह के बयान उनके अनुकूल हुए थे, लेकिन यह आशय न था कि वह इस आधार पर निर्दोष ठहराए जाएंगे। वह तुरंत ताड़ गए कि यह चचा साहब की करामात है, और वास्तव में था भी यही। प्रभाशंकर को जब वकीलों से कोई आशा न रही तो उन्होंने कौशल से काम लिया और 2-2.5 हजार रुपयों का बलिदान करके यह वरदान पाया था। रिश्वत, खुशामद, मिष्टालाप यह सभी उनकी दृष्टि में हिरासत से बचने के लिए क्षम्य था। प्रेमशंकर ने जेलर से कहा, यदि नियमों के विरुद्ध न हो तो कम से कम मुझे रात और यहां रहने की आज्ञा दीजिए।
जेलर ने विस्मित होकर कहा, यह आप क्या कहते हैं? आपका स्वागत करने के लिए सैकड़ों आदमी बाहर खड़े हैं। प्रेमशंकर ने विचार किया, इन गरीबों को मेरे यहां रहने की कितना ढांढस था। कदाचित उन्हें आशा थी कि इनके साथ हम लोग भी बड़ी हो जाएंगे। मेरे चले जाने से ये सब निराश हो जाएंगे। उन्हें तसल्ली देते हुए बोले, भाइयों, मुझे विवश होकर तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ रहा है, पर मेरा हृदय आपके ही साथ रहेगा। संभव है बाहर आकर मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। मैं प्रतिदिन आपसे मिलता रहूंगा। साथियों से विदा होकर ज्यों ही वह फाटक पर पहुंचे कि लाला प्रभाशंकर ने दौड़कर उन्हें छाती से लगा लिया। जेल के चपरासियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और इनाम मांगने लगे। प्रभाशंकर ने हर एक को 2-2 रुपये दिए। बग्घी चलने ही वाली थी कि बाबू ज्वाला सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर आ पहुंचे और प्रेमशंकर के गले लिपट गए। प्रेमशंकर ने पहले हाजीपुर जाकर फिर लौटने का निश्चय किया। जो ही बग्घी बगीचे में पहुंची, हलवाहे और माली सब दौड़े और प्रेमशंकर के चारों ओर खड़े हो गए। प्रेम, क्यों जी, दमड़ी जुताई हो रही है ना? दमड़ी ने लज्जित होकर कहा, मालिक, औरों की तो नहीं कहता, पर मेरा मन काम करने में जरा भी नहीं लगता। यही चिंता लगी रहती थी कि आप न जाने कैसे होंगे। भोला कल एक टोकरी अमरूद तोड़कर बेच लाया है। भोला, दमड़ी, तुमने सरकार के कान में कुछ कहा तो ठीक न होगा। मुझे जानते हो कि नहीं, यहां जेहल से नहीं डरते। जो कुछ कहना हो मुंह पर बुरा भला कहो। दमड़ी, तो तुम नाहक जामे से बाहर हो गए, तुम्हें कोई कुछ थोड़ी ही कहता है। भोला, तुमने कानाफूसी की क्यों? मेरी बात न कही होगी, किसी और की कही होगी। तुम कौन होते हो किसी की चुगली खाने वाले? मस्ताकोरी ने समझाया। भोला, तुम खामखा झगड़ा करने लगते हो। तुमसे क्या मतलब? जिसके जी में आता है मालिक कहता है। तुम्हें क्यों बुरा लगता है? भोला, चुगली खाने चले हैं, कुछ काम करें न धंधा, सारे दिन नशा खाए पड़े रहते हैं। इनका मुंह है कि दूसरों की शिकायत करें। इतने में भवानी सिंह आ पहुंचे, जो मुखिया थे। ये विवाद सुना तो बोले, क्यों लड़े मरते हो यारो, क्या फिर दिन न मिलेगा? मालिक से कुशल क्षेम पूछना तो दूर रहा, कुछ सेवा टहल तो हो न सकी, लगे आपस में तकरार करने। इस सामयिक चेतावनी ने सबको शांत कर दिया। कोई दौड़कर झोंपड़े में झाड़ू लगाने लगा, किसी ने पलंग डाल दिया, कोई मोड़े निकाल लाया, कोई दौड़कर पानी लाया, कोई लालटेन जलाने लगा। भवानी सिंह अपने घर से दूध लाए। जब तीनों सज्जन जलपान करके आराम से बैठे तो ज्वाला सिन्हा ने कहा, इन आदमियों से आप क्यों कर काम लेते हैं? मुझे तो सभी निकम्मे जान पड़ते हैं। प्रेमशंकर, जी नहीं, ये सब लड़ते हैं तो क्या, खूब मन लगाकर काम करते हैं। दिन भर के लिए जितना काम बता देता हूं उतना दोपहर तक ही कर डालते हैं। लाला प्रभाशंकर जी से डर रहे थे कि कहीं प्रेमशंकर अपने बरी हो जाने के विषय में कुछ पूछ न बैठे। वह इस रहस्य को गुप्त ही रखना चाहते थे, इसलिए वह ज्वाला सिंह से बातें करने लगे। जब से इनकी बदली हो गई थी, इन्हें शांति नसीब न हुई थी। ऊपर वाले नाराज, नीचे वाले नाराज, नाराज, बात बात पर जवाब तलब होते थे। एक बार मुअत्तल भी होना पड़ा था। कितना ही चाहा कि वहां से कहीं और भेज दिया जाऊं, पर सफल न हुए। नौकरी से तंग आ गए थे और अब इस्तीफा देने का विचार कर रहे थे। प्रभाशंकर ने कहा, भूल कर भी इस्तीफा देने का इरादा न करना, यह कोई मामूली ओहदा नहीं है। इसी ओहदे के लिए बड़े बड़े रईसों और अमीरों के माथे घिसे जाते हैं और फिर भी कामना पूरी नहीं होती। यह सम्मान और अधिकार आपको और कहां प्राप्त हो सकता है? ज्वाला, लेकिन इस सम्मान और अधिकार के लिए अपनी आत्मा का कितना हनन करना पड़ता है। अगर निष्प्रिय भाव से अपना काम कीजिए तो बड़े बड़े लोग पीछे पड़ जाते हैं। अपने सिद्धांतों का स्वाधीनता से पालन कीजिए तो हाकिम लोग थ्योरियां बदलते हैं। यहां उसी की सफलता होती है जो खुशामदी और चलता हुआ है, जिसे सिद्धांतों की परवाह नहीं। मैंने तो आज तक किसी सहृदय पुरुष को फलते फूलते नहीं देखा। बस शतरंजबाजों की चांदी है। मैंने अच्छी तरह आजमा कर देख लिया। यहां मेरा निर्वाह नहीं है। अब तो यही विचार है कि इस्तीफा देकर इस बगीचे में आ बसूं और बाबू प्रेमशंकर के साथ जीवन व्यतीत करूं, अगर इन्हें कोई आपत्ति न हो। प्रेमशंकर, आप शौक से आए, लेकिन खूब दृढ़ होकर आएगा। ज्वाला सिंह, अगर कुछ कोर कसर होगी तो यहां पूरी हो जाएगी। प्रेमशंकर ने अपने आदमियों से खेती बाड़ी के संबंध में कुछ बातें की और 8 बजते बजते लाला प्रभाशंकर के घर चले। तो साथियों, आपने सुना प्रेमाश्रम के भाग 26 से 30 इन सवालों के उत्तर लिए जुड़े रहिए साहित्य सागर के साथ। अगर आपको ये वाचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।